इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अरावली के संभावित आरोपियों के सारे सबूत सहित सूची का लिंक है और उन्हें सजा दिलाने का तरीका भी। इन दिनों अरावली चर्चा में था तो हमने थोड़ा घूमने का निर्णय किया और घूमते समय एक खदान के भीतर एक गुफा में संयोग से कुछ दस्तावेज हमारे हाथ लगे तो हमने इस वीडियो को तैयार करने का निश्चय किया। देखने से पहले वीडियो और डिस्क्रिप्शन में मौजूद दस्तावेज यानी स्रोत को डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि ये वीडियो डिलीट होने की संभावना है। ये वीडियो इंटरनेट पर इस समय मौजूद अरावली से जुड़ा सारा जरूरी ज्ञान समेटे हुए है और शायद वो भी जिस पर आपकी नजर नहीं गई बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से आपके सामने रखा जा रहा है। इसके बाद आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाग 1 20 नवंबर 2025 के फैसले का बिंदुवार खंडन। भाग 2 संभावित आरोपियों की सूची। भाग 3 योता। भाग 4 समाधान। भाग वी शेष और भाग 5 मास्टरमाइंड। नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 20 नवंबर 2025 के एक ऐसे फैसले की गहराई में उतर रहे हैं जिसने रातों रात भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली के मायने ही बदल दिए। जी। हमारे हाथ में जो स्रोत हैं उनमें सबसे अहम है एक प्रतिशपथ पत्र, मतलब एक काउंटर एफिडेविट जो इस फैसले को चुनौती दे रहा है। और ये कोई मामूली कानूनी दस्तावेज नहीं है, इसमें विज्ञान है, इसमें गंभीर आरोप हैं और आने वाले कल की एक बेहद चिंताजनक तस्वीर खींची गई है। बिल्कुल। तो आज हम मिलकर यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये फैसला आखिर है क्या, इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है और इस जवाबी हल्फनामे के मुताबिक इसके नतीजे कितने दूर तक जा सकते हैं। और इस सब के दिल में एक बहुत ही बुनियादी सवाल छिपा है, एक पहाड़ को पहाड़ क्या बनाता है? क्या सिर्फ उसकी ऊंचाई? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल, इस चर्चा का आधार समझना जरूरी है। हुआ यह है कि न्यायालय ने पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति की सिफारिश मान ली है। सिफारिश ये है कि अब से सिर्फ वही जमीनी बनावट अरावली पहाड़ी कहलाएगी जिसकी ऊंचाई अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा हो। अच्छा। जवाबी हलफनामे का सबसे बड़ा तर्क यही है कि यह परिभाषा भूविज्ञान की हकीकत को अनदेखा करके सिर्फ प्रशासनिक कामकाज की आसानी के लिए बनाई गई है। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। 100 मीटर का नियम सुनने में कितना सीधा और साफ लगता है, एक पैमाना तय कर दिया, काम आसान हो गया। लेकिन स्रोत का कहना है कि ये भूविज्ञान के सबसे बुनियादी उसूलों का मजाक उड़ाने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, अरावली कोई जवान पहाड़ नहीं है जैसे हिमालय है। भूविज्ञान की भाषा ने ये एक अवशिष्ट पर्वत है, मतलब एक रेसिडुअल माउंटेन। अवशिष्ट पर्वत? हाँ, मतलब ये वो पहाड़ है जो करोड़ों साल के अपर्दन यानी हवा और पानी की मार झेलकर घिस चुका है। इसकी असली पहचान इसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि इसकी शैलिकी से होती है, लिथोलॉजी से। शैलिकी मतलब ये किन चट्टानों से बना है उससे? बिल्कुल। क्वार्ट्जाइट, शिस्ट जैसी चट्टानें जो इसकी बुनियाद हैं वो बताती हैं कि ये अरावली का हिस्सा है। ये चट्टानें धरती के इतिहास की गवाह हैं। तो भूविज्ञान के नजरिए से 50 मीटर ऊंची पहाड़ी जो इन्हीं चट्टानों से बनी है उतनी ही अरावली है जितनी 500 मीटर ऊंची कोई चोटी। तो एक तरह से हम कह रहे हैं कि अगर तुम लंबे नहीं हो तो तुम पहाड़ी नहीं हो। यही इस तर्क का सार है। स्रोत के मुताबिक अदालत ने पहाड़ की भूविज्ञानिक परिभाषा को प्रशासनिक सुविधा के साथ कह सकते हैं भ्रमित कर दिया है। और इस परिभाषा का जमीन पर क्या असर पड़ रहा है? स्रोत में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े। हाँ, और यहीं पर बात वाकई खतरनाक हो जाती है। जवाबी हल्फनामा भारतीय वन सर्वेक्षण मतलब FSI के कुछ अंदरूनी आंकड़े सामने रखता है जो चौंकाने वाले हैं। क्या कहते हैं वो आंकड़े? उनके उनके मुताबिक राजस्थान के 15 जिलों में जिन 12,081 पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा मानकर मैप किया गया था, उनमें से केवल 1,048 पहाड़ियां ही 100 मीटर वाली शर्त पूरी करती हैं। एक मिनट, क्या मैं ये सही सुन रहा हूँ? 12,000 में से सिर्फ 1,000 से कुछ ज्यादा? जी हाँ। इसका मतलब हुआ कि अरावली का लगभग 91.3% हिस्सा रातों रात बस एक कानूनी परिभाषा बदलने से अब पहाड़ नहीं रहा। बिल्कुल। ये कैसे संभव है? ये तो कलम की एक नोक से एक पूरी पर्वत श्रृंखला को मिटा देने जैसा है। और इसका सीधा मतलब है कि 91.3% हिस्सा अब कानूनी तौर पर खनन, रियल एस्टेट और दूसरे निर्माण कार्यों के लिए खुल गया है। अविश्वसनीय है। ठीक है, तो हमने जमीन का एक बड़ा हिस्सा कानूनी तौर पर खो दिया, लेकिन ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी की बात तो नहीं होगी, इसका असर तो हमारे पानी पर भी पड़ता होगा ना? ये इस फैसले का शायद सबसे विनाशकारी पहलू है। उत्तर पश्चिम भारत की जल सुरक्षा सीधे सीधे अरावली से जुड़ी है। देखिए, अरावली की चट्टानें ऊपर से ठोस दिखती हैं, लेकिन करोड़ों सालों की भौगोलिक हलचल ने इनके अंदर अनगिनत दरारें और जोड़ बना दिए हैं। अच्छा। इसे भूविज्ञान में द्वितीयक सरंध्रता कहते हैं, सेकेंडरी पोरोसिटी। अच्छा, तो ये चट्टानें किसी स्पंज की तरह नहीं है जो पानी सोख लेती हैं, बल्कि ये टूटे हुए शीशे की तरह हैं जिनमें दरारें हैं और बारिश का पानी इन्हीं दरारों से रिसकर नीचे जाता है। क्या खूब कहा, बिल्कुल सही। ये दरारें और जोड़ एक विशाल प्राकृतिक पाइपलाइन नेटवर्क की तरह काम करते हैं। जब बारिश होती है तो पानी इन्हीं दरारों के जरिए जमीन के अंदर पहुंचता है और हमारे भूमिगत जलभरतों मतलब एक्विफर्स को रिचार्ज करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पानी का ये रिचार्ज सबसे ज्यादा ऊंची चोटियों पर नहीं होता। जी नहीं। तो फिर कहाँ होता है? ये होता है तलहटी और पेडिमेंट्स में, मतलब पहाड़ के नीचे जो कम ढलान वाले चट्टानी इलाके होते हैं वहां। ये इलाके पानी के बहाव को धीमा करते हैं और उसे जमीन में समाने का भरपूर मौका देते हैं। और विडंबना देखें,
100 मीटर के नियम ने सबसे पहले इन्हीं क्रूशल रिचार्ज जोन को सुरक्षा के दायरे से बाहर कर दिया है। स्रोत में कोई अंदाजा भी दिया गया है कि ये सिस्टम कितना पानी रिचार्ज करता है? हाँ, एक अनुमान के मुताबिक अरावली हर साल प्रति हेक्टेयर 20 लाख लीटर पानी जमीन में वापस पहुंचाती है। 20 लाख लीटर प्रति हेक्टेयर? जी, अब सोचिए इस प्राकृतिक रिचार्ज वाल्व को खनन और कंक्रीट से बंद कर देने का मतलब क्या होगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, जयपुर ये वो शहर हैं जो पहले से ही पानी के लिए तरस रहे हैं, जहां भूजल स्तर डार्क जोन में है। ये उनके लिए एक धीमी मौत का फरमान लिखने जैसा है। और पानी सिर्फ कमी ही नहीं बल्कि जहर घुलने का भी खतरा है, जैसा कि स्रोत बताता है, एक अदृश्य खतरा। सही पकड़ा। अरावली की चट्टानों में, खास तौर पर राजस्थान के सीकर और झुंझुनू जिलों में कुदरती तौर पर यूरेनियम मौजूद है। यूरेनियम? हाँ, जब तक ये चट्टानों में बंद है तब तक सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही खनन के लिए इन चट्टानों को तोड़ा और पीसा जाता है, यूरेनियम के कण पानी और हवा में मिल जाते हैं। दस्तावेज बताता है कि इन इलाकों के भूजल में यूरेनियम का स्तर WHO की सुरक्षित सीमा से 8 गुना ज्यादा पाया गया है। 8 गुना? जी, अगर यहाँ नया खनन शुरू होता है तो ये रेडियोधर्मी जहर दिल्ली NCR के पानी तक पहुंच सकता है। ये तो बहुत डरावना है। तो क्या अदालत ने इन समस्याओं को यूं ही छोड़ दिया? कोई समाधान तो सुझाया होगा। स्रोत में झारखंड के सारंडा वन मॉडल का जिक्र है, ये क्या है? अदालत ने एक प्रबंधन योजना बनाने का निर्देश दिया है और उसके लिए सारंडा वन का उदाहरण दिया है, लेकिन जवाबी हलफनामा इसे एक असफल मॉडल का आयात कहता है। ऐसा क्यों? यहाँ सेब और संतरे की तुलना की जा रही है। सारंडा लगभग 820 वर्ग किलोमीटर में फैला एक घना ब्लॉक वन है, यानी एक विशाल जंगल का टुकड़ा, और अरावली एक संकरी लंबी रैखिक रिज है। एक दीवार की तरह? बिल्कुल, एक दीवार की तरह जो सैकड़ों किलोमीटर लंबी है पर बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है। दोनों की बनावट, उनका काम, सब कुछ अलग है। और तो और सारंडा मॉडल खुद सवालों के घेरे में है। वो कैसे? न्यायमूर्ति MB शाह आयोग ने ही वहां बड़े पैमाने पर अवैध खनन का पर्दाफाश किया था। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट कहती है कि प्रबंधन योजना के बावजूद वहां हाथियों के आने जाने के रास्ते तबाह हो गए। तो जो मॉडल अपने घर में ही फेल हो गया, उसे एक बिल्कुल अलग तरह की भौगोलिक संरचना पर लागू करना कहाँ की समझदारी है। एक मिनट, आपने अरावली को एक दीवार कहा। ये एक बहुत पावरफुल इमेज है। अगर खनन के लिए उस दीवार में छेद किए जाते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम रेगिस्तान के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। स्रोत में से लेकर पवन सुरंग प्रभाव जैसी किसी चीज का जिक्र था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक दरवाजा खोलने जैसा नहीं है, ये एक विंड टनल या पवन सुरंग बनाने जैसा है। अच्छा। अरावली एक कुदरती दीवार है जो थार रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी गर्म हवाओं को दिल्ली NCR में आने से रोकती है। अब सोचिए, खनन के लिए आपने 2 ऊंची पहाड़ियों के बीच की छोटी पहाड़ी को समतल कर दिया। आपने एक गैप बना दिया। वायुगतिकी मतलब एरोडायनामिक्स का सिद्धांत है कि जब हवा एक संकरे रास्ते से गुजरती है तो उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। मतलब ये गैप हवा को और तेजी से हमारी तरफ फेंकेंगे? बिल्कुल, ये गैप एक नोजल की तरह काम करेंगे जो थार की धूल और रेत को और भी ज्यादा रफ्तार से सीधे दिल्ली NCR के फेफड़ों में झोंकेंगे। यहाँ का वायु प्रदूषण जो पहले ही जानलेवा है और भी बदतर हो जाएगा। अगर वैज्ञानिक, हाइड्रोलॉजिकल और पारिस्थितिकी तर्क इतने साफ और जोरदार हैं तो फिर ऐसा फैसला लिया ही क्यों गया? ये सवाल मन में बार बार उठता है। स्रोत जरूर इसके पीछे की वजहों पर रोशनी डालता होगा। हाँ, और यहाँ दस्तावेज कुछ गंभीर प्रशासनिक और कानूनी सवाल खड़ा करता है। ये सीधे सीधे एक कॉरपोरेट नौकरशाही सांठगांठ की तरफ इशारा करता है। दस्तावेज में उस समिति के अध्यक्ष श्री तन्मय कुमार की भूमिका पर सवाल उठाया गया है, जिनकी सिफारिश पर यह फैसला आधारित है। क्या सवाल उठा गया? ये बताया गया है कि श्री कुमार पहले राजस्थान में एक बहुत वरिष्ठ पद पर थे और उनके कार्यकाल के दौरान राज्य में एक बड़ा खनन घोटाला सामने आया था। जवाबी हलफनामे में इसे हितों का टकराव कहा गया है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा। तर्क ये दिया गया है कि जिस अधिकारी का पिछला रिकॉर्ड खनन गतिविधियों को लेकर सवालों के घेरे में रहा हो, उसी को अरावली जैसी नाजुक चीज की परिभाषा तय करने की जिम्मेदारी देना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। और सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। स्रोत में एक कानूनी चोर दरवाजे का भी जिक्र है जो इस फैसले में ही छिपा हुआ है। हाँ, और ये बहुत चतुराई से किया गया है। फैसले के पैरा 7.3.1 में लिखा है कि अरावली में नए खनन पट्टों पर रोक है, लेकिन एक सिवाय के साथ। सिवाय उन खनिजों के जो MMDR अधिनियम के पार्ट D में आते हैं। और ये पार्ट D क्या बला है? ये महत्वपूर्ण खनिजों मतलब क्रिटिकल मिनरल्स की सूची है और खेल यहीं पर होता है। सरकार ने हाल ही में तांबा, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिजों को इसी पार्ट D की सूची में शामिल किया है। और ये सभी खनिज अरावली में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दस्तावेज साफ तौर पर वेदांत, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
और अडानी समूह जैसे बड़े कॉरपोरेट घरानों का नाम लेता है, जिनकी इन इलाकों में बड़ी खनन और खोज की योजनाएं हैं। तो मतलब एक तरफ आप नई खनन पर रोक लगाने का दिखावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रीय महत्व के नाम पर सबसे ज्यादा मुनाफे वाले खनन का पिछला दरवाजा खुला छोड़ रहे हैं। स्रोत का तो यही तर्क है। आखिर में स्रोत कुछ कानूनी दलीलों को भी खारिज करता है जो अदालत ने अपने फैसले में दी हैं। हाँ, मुख्य रूप से 2 बातें। पहली, अदालत ने बिहार राज्य बनाम पवन कुमार मामले का हवाला दिया। उस मामले में कहा गया था कि किसी चीज पर पूरी तरह रोक लगाने से अवैध खनन बढ़ता है, इसलिए उसे नियमित करना बेहतर है। लेकिन वो मामला नदी की रेत का था, जो हर बरसात में बहकर वापस आ जाती है। एक नवीकरणीय संसाधन है। बिल्कुल, जबकि पहाड़ की चट्टान एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। एक बार आपने पहाड़ काट दिया तो वो हजारों साल में भी वापस नहीं आएगा। तो नदी की रेत वाले तर्क को पहाड़ के पत्थर पर लागू करना तार्किक रूप से गलत है। और दूसरा कानूनी बिंदु, दूसरा, ये फैसला प्रतिगमन विरोधी सिद्धांत के खिलाफ जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिग्रेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि आप पर्यावरण की सुरक्षा में पीछे नहीं जा सकते। अच्छा, अगर आपने एक बार कोई सुरक्षा कवच दे दिया तो आप उसे कमजोर नहीं कर सकते। 1992 की अरावली अधिसूचना और पुराने अदालती फैसलों ने जो सुरक्षा दी थी, ये 100 मीटर का नियम उसे बहुत बड़े स्तर पर कमजोर करता है। ये सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत के भी खिलाफ है, जो कहता है कि सरकार इन प्राकृतिक संसाधनों की मालिक नहीं, सिर्फ एक ट्रस्टी या रखवाली है। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? हमने एक जवाबी हलफनामे की दलीलों को खंगाला है जो सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती दे रहा है। ये दस्तावेज कहता है कि 100 मीटर की परिभाषा भूविज्ञान के हिसाब से गलत है। ये उत्तर भारत की जल सुरक्षा के लिए तबाही ला सकती है और दिल्ली एनसीआर की हवा को और जहरीला बना सकती है। संक्षेप में देखें तो एक तरफ अदालत का फैसला है जो प्रशासनिक सुविधा, नियमन और महत्वपूर्ण खनिजों की जरूरत पर टिका है, और दूसरी तरफ विज्ञान और जमीन की हकीकत है जो कहती है कि अरावली एक जुड़ी हुई जीती जागती प्रणाली है जिसे आप टुकड़ों में नहीं बांट सकते। जवाबी हलफनामे का सार यही है, अरावली कोई इमारत नहीं है जिसकी ऊंचाई फीते से नापी जाए। यह उत्तर भारत की रीढ़ की हड्डी है, और अगर आप उस रीढ़ की एक भी हड्डी को हटाते हैं तो पूरा शरीर, पूरा पारिस्थितिक तंत्र लकवाग्रस्त हो सकता है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात, जैसा कि हमारे एक स्रोत में लिखा है, ये हवा या समय से होने वाला क्षरण नहीं है, ये नौकरशाही भाषा द्वारा किया गया विलोपन है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब कानून की कलम जमीन की हकीकत को फिर से लिखने की कोशिश करती है तो मिटता क्या है? सिर्फ एक शब्द या हमारा भविष्य? ये एक तरह का आरोप पत्र है। ये कहता है कि फैसला कोई न्यायिक चूक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित कॉर्पोरेट नौकरशाही साठगांठ का नतीजा हो सकता है। आज हम इसी दस्तावेज की परतों को खोलेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पहाड़ की सिर्फ एक परिभाषा, 100 मीटर ऊंचाई, भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के 91% हिस्से को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। और यहाँ जो बात सबसे फैसिनेट करती है वो ये है कि ये दस्तावेज किसी बाहरी कार्यकर्ता का नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था की खामियों को अंदर से उजागर करने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ पेड़ों या पहाड़ों के कटने की बात नहीं करता, ये उस प्रक्रिया पर, उन लोगों पर सवाल उठाता है जिन्हें रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। ये हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एक ऐसी कहानी बताता है जहां रक्षक ही भक्षक नजर आते हैं। हम देखेंगे कि कैसे सतत विकास और राष्ट्रीय हित जैसे भारी भरकम शब्दों की आड़ में दस्तावेज के अनुसार विनाश के वैधीकरण की जमीन तैयार की गई। बिल्कुल, तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस फैसले की नींव पड़ी, एक विशेषज्ञ समिति। शपथ पत्र का मुख्य आरोप है कि जिस समिति की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने, आप कह सकती हैं, आंख बंद करके भरोसा किया, उसकी बनावट ही पक्षपातपूर्ण थी। शुरुआत करते हैं समिति के अध्यक्ष श्री तन्मय कुमार से। जी, दस्तावेज उनके पिछले रिकॉर्ड पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। जब श्री तन्मय कुमार राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे, तब राज्य में 45,000 करोड़ रुपए का एक कथित खनन घोटाला सामने आया था। उस समय प्रशासनिक हलकों में उन्हें डी फैक्टो सीएम यानी असल मुख्यमंत्री तक कहा जाता था। माना जाता था कि सारे बड़े फैसले वही लेते थे। एक मिनट, मतलब जिस अधिकारी के कार्यकाल में राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा खनन घोटाला हुआ और जिन्हें खनन लोबी का रणनीतिकार माना जाता था, उन्हें ही केंद्र में पर्यावरण सचिव बनाकर अरावली के भविष्य का फैसला करने वाली समिति का अध्यक्ष बना दिया गया, और वो भी तब जब अरावली का 80% हिस्सा उसी राजस्थान राज्य में है। ये तो सीधे सीधे हितों का टकराव है। दस्तावेज इसी को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन कहता है कि कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ अनुभव और हितों के टकराव में फर्क करना जरूरी है। दस्तावेज का तर्क है कि उनका अनुभव पर्यावरण संरक्षण का नहीं, बल्कि खनन को हर हाल में बढ़ावा देने का था। तो ये नियुक्ति खुद में ही एक विरोधाभास है। और ये सिर्फ अध्यक्ष तक सीमित नहीं है ना? समिति में और भी ऐसे नाम हैं। श्री आनंद कुमार, जो राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, उनके बारे में क्या कहा गया है? उन्हें दस्तावेज सिस्टम का स्थायी स्तंभ कहता है। वो अधिकारी जो कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों में प्रभावशाली पदों पर बने रहे। आरोप यह है कि वो उस खनन और राजस्व सिंडिकेट का एक अहम हिस्सा है जो ये सुनिश्चित करता है कि सरकारें बदल जाएं, लेकिन खनन के आर्थिक हितों पर कोई आंच ना आए। उनकी मौजूदगी समिति में एक तरह से निरंतरता की गारंटी थी खनन लॉबी के लिए। अच्छा, और फिर हरियाणा से भी एक सदस्य हैं, श्री विनीत गर्ग।
उनके खिलाफ तो और भी सीधे और मतलब लिखित आरोप हैं। बिल्कुल। दस्तावेज 2017 के एक मामले का जिक्र करता है जहां 4 वरिष्ठ और ईमानदार आईएफएस अधिकारियों ने लिखित में शिकायत दर्ज की थी कि श्री गर्ग ने उन पर भारतीय रियलिटी नाम की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए अरावली के 6000 पेड़ काटने की मंजूरी देने के लिए अनुचित दबाव डाला था। तो ये सिर्फ एक निष्क्रिय पूर्वाग्रह नहीं था। दस्तावेज के अनुसार यह कॉर्पोरेट परियोजनाओं के लिए अधिकारियों पर सक्रिय रूप से दबाव डालने का एक ट्रैक रिकॉर्ड था। तो हमारे पास एक अध्यक्ष है जिस पर खनन घोटाले का साया है, एक सदस्य जो कथित तौर पर खनन सिंडिकेट का हिस्सा है, और एक तीसरा सदस्य जिस पर रियल एस्टेट के लिए पेड़ कटवाने का दबाव डालने का आरोप है। और इन लोगों ने अरावली का भविष्य तय किया। यही शपथ पत्र का केंद्रीय तर्क है। ये एक पैटर्न की ओर इशारा करता है कि समिति में जानबूझकर ऐसे अधिकारियों को शामिल किया गया जिनका झुकाव हमेशा से उद्योगों और रियल एस्टेट की तरफ रहा है। इसलिए दस्तावेज के अनुसार समिति का नतीजा पहले से ही तय था। ये तो साफ तौर पर हितों का टकराव है। लेकिन सिर्फ समिति बना देने से तो खनन शुरू नहीं हो सकता, कोई कानूनी आधार भी तो बनाना पड़ता होगा। दस्तावेज बताता है कि उन्होंने मौजूदा नियमों को कैसे दरकिनार किया। हाँ, और यही इस मामले का सबसे चालाकी भरा हिस्सा है। शपथ पत्र के अनुसार असली खेल एक कानूनी चोर दरवाजे से हुआ, जिसे पार्ट डी कहा गया है। अगस्त 2023 में सरकार ने खान और खनिज मतलब जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है उसमें संशोधन किया। इस संशोधन के जरिए 24 खनिजों को महत्वपूर्ण और रणनीति का घोषित कर पार्ट डी नाम की एक नई सूची में डाल दिया गया। इनमें तांबा, लिथियम, पोटाश, सीसा, जस्ता जैसे खनिज शामिल हैं। 1 मिनट, मतलब अरावली में खनन पर प्रतिबंध भी है और नहीं भी। ये तो ऐसा हुआ कि आपने दरवाजे पर ताला लगाया लेकिन चोरों को चाबी भी दे दी और कहा कि बस रणनीतिक सामान ही ले जाना। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर तो कुछ भी किया जा सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक बड़ी शर्त है, अरावली में नए खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, सिवाय उन खनिजों के जो पार्ट डी में आते हैं। अब देखिए, अरावली की विश्व प्रसिद्ध खेतड़ी बेल्ट तांबे, सीसे और जस्ते से भरी पड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत के नाम पर अरावली के सबसे घने और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील कोर क्षेत्रों में भी खनन की इजाजत दे दी गई है। ये एक झटके में पूरे प्रतिबंध को बेअसर कर देता है। और शपथ पत्र में सीधे सीधे उन कॉर्पोरेट समूहों का नाम लिया गया है जो इसके लाभार्थी हो सकते हैं, है ना? और इसे चुनावी बॉन्ड से भी जोड़ा गया है। हाँ, दस्तावेज सीधे तौर पर कुछ बड़े नामों की ओर इशारा करता है। सबसे पहला नाम है वेदांत ग्रुप का, जो हिंदुस्तान जिंक को चलाता है। उन्हें हाल ही में अरावली में सोने और दुर्लभ खनिजों के लिए नए लाइसेंस मिले हैं और दस्तावेज के अनुसार वेदांत समूह ने 2018 से 2023 के बीच 4557 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड दिए थे। 457 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ी रकम है और बदले में उन्हें सोने और दुर्लभ खनिजों के लाइसेंस मिलते हैं। दस्तावेज यहाँ एक बहुत सीधा संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। दूसरा नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, जो एक सरकारी उपक्रम है। वे अपनी खेतरी कॉपर बेल्ट का विस्तार कर रहे हैं। पार्ट डी की छूट ने उनकी वन मंजूरी की सारी बाधाएं हटा दी हैं क्योंकि तांबा अब एक रणनीतिक खनिज है। तो निजी और सरकारी दोनों ही कंपनियां फायदे में हैं। और फिर अडानी एंटरप्राइजेज और श्री सीमेंट का भी जिक्र है। अंबुजा और ACC सीमेंट के अधिकरण के बाद अडानी समूह का राजस्थान के विशाल चूना पत्थर भंडारों पर नियंत्रण हो गया है। उनके लिए ये पार्टी वाला नियम कैसे फायदेमंद है? उनके लिए तो 100 मीटर वाला नियम एक वरदान की तरह है। देखिए, अरावली में चूना पत्थर ज्यादातर पठारों और कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों में मिलता है। 100 मीटर की सीमा तय होते ही ये विशाल पठार कानूनी तौर पर पहाड़ की श्रेणी से ही बाहर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वहां खनन करने के लिए कड़ी पर्यावरणीय मंजूरियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दस्तावेज एक संभावित क्विड प्रो को यानी लेन देन की तरफ इशारा कर रहा है। एक तरफ कॉर्पोरेट फंडिंग और दूसरी तरफ नीतियों में ऐसा बदलाव जिससे उन्हीं कॉर्पोरेशंस को सीधा फायदा हो। तो ये सिर्फ जमीन के नीचे से खनिज निकालने की कहानी नहीं है, बल्कि जमीन के ऊपर भी बहुत कुछ हो रहा है। दस्तावेज में एक और बड़ा ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, ग्रीन ग्रैबिंग। इसका क्या मतलब है? ग्रीन ग्रैबिंग का मतलब है पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जमीन हड़पना, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हरियाणा का 10,000 एकड़ में प्रस्तावित अरावली सफारी पार्क। इसे दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बताया जा रहा है। सुनने में तो अच्छा लगता है, सफारी पार्क, हरियाली, लेकिन इसमें ग्रैबिंग यानी हड़पने वाली बात कहां से आई? बात यह है कि ये पार्क जिस जमीन पर बन रहा है वो खेड़ली, कंकर और रोज का मेव जैसे कई गांव की शामलात भूमि है, मतलब साझा चरागाह। पीढ़ियों से गांव वाले अपने पशुओं को चराने के लिए जमीन का इस्तेमाल करते आए हैं। अब सरकार उस जमीन को बंजर बताकर अधिग्रहित कर रही है, जबकि गांव वालों का कहना है कि ये उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। और यही तो वो पारिस्थितिक पाखंड है जिसकी बात शपथ पत्र करता है। एक तरफ आप प्राकृतिक लाखों साल पुरानी पहाड़ियों को खनन के लिए खोल रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों की उपजाऊ जमीन छीनकर एक कृत्रिम मानव निर्मित सफारी पार्क बना रहे हैं। दोनों ही मामलों में असली मकसद राजस्व कमाना है, एक खनन से, दूसरा पर्यटन से। प्रकृति का संरक्षण कहीं नहीं है। और ये पाखंड और भी गहरा हो जाता है जब हम इसे गरीब और अमीर के चश्मे से देखते हैं। दस्तावेज में खोरी गांव का उदाहरण दिया गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर वन भूमि अतिक्रमण के नाम पर 1 लाख लोगों के घर गिरा दिए गए।
वो भी बिना किसी पुनर्वास योजना के। और दूसरी तरफ गुरुग्राम और फरीदाबाद में अरावली पर बने अमीरों के सैकड़ों अवैध फार्म हाउसों को बचाने के लिए 100 मीटर जैसे नियम लाए जा रहे हैं। इस नियम से कई फार्म हाउस क्लस्टर कानूनी तौर पर वन क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे और वैध हो जाएंगे। तो सवाल उठता है कि क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? बिल्कुल। ये विरोधाभास तो वाकई चौंकाने वाला है, लेकिन शायद सबसे बड़ा विरोधाभास सरकार के अपने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लेकर है। एक 1400 किलोमीटर लंबी हरी दीवार बनाने की योजना है ताकि थार मरुस्थल दिल्ली की ओर ना बढ़े। लेकिन अगर 100 मीटर का नियम लागू होता है तो ये दीवार बनेगी कहाँ? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये ग्रीन वॉल जिन निचली पहाड़ियों, टीलों और झाड़ीदार जंगलों पर बननी है, 100 मीटर का नियम उन्हीं को खनन के लिए खोल देता है। तो आप दीवार की ईंटें ही निकाल कर बेच रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि दीवार खड़ी रहेगी। ये असंभव है। इसका वैज्ञानिक परिणाम क्या होगा? दस्तावेज में वेंचुरी प्रभाव का जिक्र है। ये क्या है और इसका दिल्ली एनसीआर पर क्या असर पड़ेगा? वेंचुरी प्रभाव भौतिक विज्ञान का एक सीधा सा सिद्धांत है। जब हवा एक चौड़े रास्ते से एक संकरे रास्ते में आती है तो उसकी गति बढ़ जाती है। अरावली की पहाड़ियां दिल्ली के लिए एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती हैं, जो थार से आने वाली धूल भरी हवाओं को रोकती हैं। जब आप खनन करके इन पहाड़ियों के बीच में बड़ी बड़ी दरारें या गैप बना देंगे तो हवा उन संकरे गैप से बहुत तेजी से गुजरेगी। नतीजा ये होगा कि थार की धूल और रेत बुलेट ट्रेन की रफ्तार से सीधे दिल्ली एनसीआर के फेफड़ों में आएगी। यह कल्पना करना भी मुश्किल है। हम अक्सर पर्यावरण की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो भौतिक विज्ञान के सीधे सीधे सिद्धांत लागू हो रहे हैं। यह कोई दूर के भविष्य का खतरा नहीं है, ये तो कारण और प्रभाव का एक सीधा समीकरण लगता है। दस्तावेज कह रहा है कि दिल्ली का भविष्य एक स्थायी डस्ट बॉल यानी धूल का कटोरा बनने की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल। दस्तावेज चेतावनी देता है कि खनन से अरावली में पहली ही 12 बड़ी दरारें बन चुकी हैं। ये नया नियम बची खुची पहाड़ियों को भी खत्म कर देगा और दिल्ली को रहने लायक नहीं छोड़ेगा। चलिए अब इस चर्चा को नीति और विज्ञान से हटाकर उन लोगों पर लाते हैं जो इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। ये सिर्फ धूल या पानी की कमी नहीं है, ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। शपथ पत्र में जमीनी हकीकत की एक बहुत भयावह तस्वीर खींची गई है। सबसे पहले पानी की बात करते हैं। महेंद्रगढ़ और भिवानी जैसे खनन प्रभावित जिलों में भूजल स्तर 1500 से 2000 फीट नीचे चला गया है। वैज्ञानिक इसे अब जीवाश्म जल कह रहे हैं, फॉसिल वाटर। ये वो पानी है जो लाखों साल में जमा हुआ है और एक बार खत्म हो गया तो दोबारा कभी नहीं भरेगा। और ये पानी खत्म क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, इसका मुख्य कारण है खदानें। खदानों को सूखा रखने के लिए 24 घंटे विशाल पंपों से पानी बाहर फेंका जाता है। इस प्रक्रिया ने आसपास के सैकड़ों गांवों के कुओं, बोरवेल और तालाबों को पूरी तरह सुखा दिया है। 100 मीटर का नियम बची खुची तलहटी को भी खनन के लिए खोल देगा, जो भूजल को रिचार्ज करने का आखिरी जोन है। इसका सीधा मतलब होगा इन इलाकों का पूर्ण मरुस्थलीकरण। और पानी सिर्फ खत्म नहीं हो रहा, जहरीला भी हो रहा है। दस्तावेज में सीकर और झुंझुनू में भूजल में यूरेनियम पाए जाने की बात है, जो बहुत खतरनाक है। खतरनाक से भी कहीं ज्यादा। दस्तावेज बताता है कि इन इलाकों में भूजल में यूरेनियम की मात्रा 233 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक पाई गई है। इसे समझने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा वो मात्र 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है। यानी वहां का पानी सुरक्षित सीमा से लगभग 8 गुना ज्यादा जहरीला और रेडियोधर्मी है। 8 गुना? ये तो सीधे सीधे जहर पीने जैसा है। जब दस्तावेज इसे साइलेंट जीनोसाइड यानी अदृश्य नरसंहार कहता है, तो क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक शब्द है या इसके पीछे कोई ठोस सबूत है? देखिए, अरावली की चट्टानों में यूरेनियम प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है, लेकिन जब खनन के लिए विस्फोट किए जाते हैं और चट्टानें पीसी जाती हैं तो ये यूरेनियम पानी में घुल जाता है। दस्तावेज का तर्क है कि ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस पानी की वजह से इन इलाकों में गुर्दे फेल होने और कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड तक नहीं रखा जा रहा। ये एक ऐसी तबाही है जो चुपचाप लोगों की जान ले रही है। और फिर एक और बीमारी है सिलिकोसिस। इसे विधवाओं का रोग कहा जाता है। ये नाम ही अपने आप में बहुत भयावह है। क्या दस्तावेज इस पर और रोशनी डालता है कि इसका सामाजिक असर क्या हो रहा है? बिल्कुल। सिलिकोसिस पत्थर खदान मजदूरों के फेफड़ों की लाइलाज बीमारी है, जिसमें धूल के कण जमने से फेफड़े पत्थर जैसे हो जाते हैं। इसे विधवाओं का रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि पुरुष श्रमिक 35-40 की उम्र में ही खांस खांस कर मर जाते हैं। दस्तावेज में उन गांवों का जिक्र है जहां शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें 45 की उम्र से ज्यादा का कोई पुरुष बचा हो। पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो रही है। औरतें न सिर्फ अपने पति खो रही हैं, बल्कि उन्हें अकेले ही उन बच्चों की देखभाल करनी पड़ रही है जो खुद जहरीले पानी और धूल की वजह से बीमार हैं। ये सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं है, ये एक सामाजिक और आर्थिक तबाही है। ये सब तो संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का सीधा हनन लगता है। यही सवाल ये दस्तावेज अदालत से पूछ रहा है। जब पीने का पानी जहरीला हो, हवा में सांस लेना मुश्किल हो और फेफड़ा पत्थर बन रहे हों, तो जीवन का अधिकार कहाँ बचता है? क्या कुछ 1000 करोड़ के राजस्व के लिए एक पूरी पीढ़ी को विकलांग बनाने और मरने की इजाजत दी जा सकती है? तो ये सब क्या मायने रखता है? इस पूरी चर्चा के बाद ये साफ है कि ये शपथ पत्र सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। ये एक अलार्म है, एक चेतावनी है। ये आरोप लगाता है कि 100 मीटर की परिभाषा एक धोखा है। ये अरावली का सिर यानी चोटियां छोड़कर उसके धड़ और पैर यानी उसकी तलहटी और ढलानों को काटने की इजाजत दे रही है। और यही वो हिस्से हैं जो पूरे उत्तर भारत की जल और वायु सुरक्षा की रीढ़ हैं। बिल्कुल। और इसलिए ये दस्तावेज अदालत से बहुत कठोर और ठोस राहतों की मांग करता है। पहली,
कि तन्मय कुमार की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को उसके सदस्यों के हितों के टकराव के कारण पूरी तरह से अमान्य घोषित किया जाए। दूसरी, इन नौकरशाहों और खनन कंपनियों के बीच की कथित सांठगांठ की सीबीआई या एक विशेष जांच दल से जांच हो। तीसरी, पार्टी खनिजों के नाम पर दी गई खनन की खुली छूट को तुरंत रद्द किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, 100 मीटर के इस अवैज्ञानिक नियम को खत्म कर एक समग्र और वैज्ञानिक परिभाषा लागू की जाए जो अरावली के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करे। दस्तावेज का अंतिम वाक्य वो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, वो कहता है, अरावली का अस्तित्व ही दिल्ली का अस्तित्व है। यदि अरावली मरती है तो दिल्ली और उत्तर भारत नहीं बच सकता। ये एक सीधी और स्पष्ट चेतावनी है। और हम आज की इस पड़ताल को इसी विचार के साथ समाप्त करेंगे। इस दस्तावेज ने हमारे सामने सत्य की एक भयावह तस्वीर पेश की है, विज्ञान, कानून और जमीनी हकीकत के सबूतों के साथ। ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जब विकास के नाम पर करोड़ों लोगों का जीवन और पूरे क्षेत्र का भविष्य दांव पर लगा हो, तो चुप रहना या सिर्फ देखते रहना किस तरह के सत्य की जीत मानी जाए। इन स्रोतों का मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये उजागर करना है कि इसके पीछे कौन से चेहरे हैं, कौन से तंत्र हैं और कौन से कानून हैं। हाँ, मतलब ये किसी हादसे की कहानी नहीं लगती। नहीं, ये तो एक सोची समझी साजिश की कहानी लगती है, जिसे स्रोत एक विधायी कार्टेल मतलब कानून बनाने वालों का गिरोह और खनन माफिया सिंडिकेट का नाम देते हैं। तो चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इस विनाश को विकास का जामा कैसे पहनाया जाता है। सही कहा। हमारे स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक रिपोर्ट पेश करते हैं। देखिए, सरकार और जो खनन लॉबी है, हाँ? उनका दावा है कि अरावली के खनन से देश को भारी मुनाफा होगा। हाँ, वो बड़े बड़े आंकड़े देते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं कि यहाँ तांबा है, लिथियम है और कई दुर्लभ खनिज हैं और इनसे आने वाले सिर्फ 10 सालों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है। यही नहीं, वो ये भी बताते हैं कि गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में अरावली की जमीन पर बड़ी बड़ी टाउनशिप बनाने से 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और रोजगार भी बढ़ेगा। जीडीपी में 10,000 करोड़ का योगदान होगा। मतलब सुनने में तो ये आंकड़े बहुत शानदार लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। स्रोत साफ साफ बताते हैं कि ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है और जो नीति निर्माता हैं वो जानबूझकर इसकी असली कीमत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। और वो कीमत बहुत ज्यादा भयावह है। बहुत ज्यादा। सबसे पहले पानी की बात करते हैं। देखिए, अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए एक रिचार्ज वाल्व की तरह है। रिचार्ज वाल्व, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये एक प्राकृतिक मशीन है जो हर साल लगभग 20 लाख लीटर पानी सोखकर जमीन के नीचे पहुंचाती है। 20 लाख लीटर हर साल? हाँ, हर साल। अब आप सोचिए, अगर ये पहाड़ खत्म हो गए तो हमारे पास पानी कहाँ से आएगा? हमें शायद समुद्र का पानी साफ करना पड़ेगा या सैकड़ों किलोमीटर दूर से नदियों का पानी लाना होगा। और उसकी लागत? इन विकल्पों की अनुमानित लागत 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगी। 1 मिनट, क्या मैं सही समझ रहा हूँ? मतलब 1 लाख करोड़ के अस्थायी राजस्व के लिए हम 2 लाख करोड़ की स्थायी जल सुरक्षा को हमेशा के लिए दांव पर लगा रहे हैं। बिल्कुल। और लोगों की सेहत का क्या? हाँ, वो तो एक अलग ही कहानी होगी। वो तो और भी ज्यादा चिंताजनक है। इन दस्तावेजों के अनुसार खनन में काम करने वाले 50% सिलिकोसिस नाम की फेफड़ों की जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं। ओह, इतना ही नहीं, भूजल में यूरेनियम की मात्रा सुरक्षित सीमा से 8 गुना ज्यादा पाई गई है। 8 गुना? हाँ, जिससे कैंसर और किडनी की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। इसका समाज पर पड़ने वाला जो आर्थिक बोझ है वो करीब 80,000 करोड़ रुपए आंका गया है। और एक और छिपा हुआ नुकसान है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, ऊर्जा का नुकसान। हाँ, सॉइलिंग इफेक्ट। हाँ, जो पहाड़ कटते हैं तो रेगिस्तान से आने वाले धूल के तूफान और भी बढ़ जाते हैं। ये धूल हमारे सोलर प्लांट्स पर जम जाती है, जिससे हर साल 600 से 800 गीगावाट घंटे बिजली का उत्पादन कम हो जाता है। और जब स्रोत इन सब आंकड़ों को एक साथ रखते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। क्या है वो तस्वीर? खनन से कमाए गए हर 1 रुपए के बदले में हम पर्यावरण और स्वास्थ्य पर 4.5 रुपए खर्च कर रहे हैं। रुकिए, ये आंकड़ा तो दिमाग घुमा देने वाला है। हर 1 रुपए के मुनाफे के लिए हम समाज के तौर पर 4.5 रुपए का नुकसान उठा रहे हैं। हाँ, ये तो सीधे सीधे घाटे का सौदा है जिसे विकास का नाम दिया जा रहा है। बिल्कुल। रियल एस्टेट में 1 रुपए के लाभ पर 4 रुपए का नुकसान और रोजगार में मिले 1 रुपए के लाभ पर 8 रुपए का स्वास्थ्य संकट। और सबसे जरूरी बात जो ये दस्तावेज उजागर करते हैं वो ये है कि ये थोड़ा बहुत मुनाफा कुछ निजी कंपनियों और भ्रष्ट नेताओं की जेब में जाता है, जबकि इसका भारी भरकम नुकसान यानी बीमारी, जल संकट, प्रदूषण, इन सब का बोझ आम जनता पर पड़ता है। यही इस संगठित अपराध का मूल ढांचा है, मुनाफा निजी और नुकसान सार्वजनिक। ये समझना वाकई जरूरी है। अगर ये इतना संगठित है तो जरूर इनके काम करने का कोई तय तरीका होगा। स्रोत इस सिंडिकेट के काम करने के तरीके यानी इनके मोडस ऑपरेंडाई के बारे में क्या बताते हैं? स्रोत 2 अलग-अलग मॉडलों पर रोशनी डालते हैं। पहला है हरियाणा मॉडल, जिसे वो विधायी तोड़फोड़ कहते हैं। विधायी तोड़फोड़? हाँ, यहाँ का तरीका बहुत शातिर है। यहाँ अपराधी बंदूक से नहीं बल्कि कलम से हमला करते हैं। यहाँ कानून को ही हथियार बनाया गया है। कानून को हथियार बनाने का क्या मतलब हुआ? मतलब कैसे? इसका सबसे बड़ा और खतरनाक उदाहरण है PLPA संशोधन 2019। देखिए, पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम या PLPA जो सन 1900 में बना था, वो अरावली का सबसे मजबूत कानूनी सुरक्षा कवच था।
फरवरी 2019 में हरियाणा विधानसभा ने इस कानून में एक ऐसा संशोधन पारित किया जिसका एक ही मकसद था 60,000 एकड़ संरक्षित वन भूमि को वन की श्रेणी से ही बाहर कर देना। 60,000 एकड़? हाँ, और इसमें सबसे खतरनाक बात क्या थी? क्या थी? सबसे चौंकाने वाली बात थी इसे पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने का प्रावधान। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? हाँ, इसका सीधा मतलब ये था कि पिछले 40 सालों में अरावली में हुए सारे अवैध निर्माण और खनन जो उस समय अपराध थे, वो सब एक झटके में वैध हो जाते। बिल्कुल, वो एक ही झटके में वैध हो जाते। ये तो ऐसा हुआ जैसे सरकार कह रही हो कि पिछले 40 साल में हुई सारी बैंक डकैतियां आज से कानूनी हैं और चोर पैसे रख सकते हैं। कमाल की बात है। और मैंने सुना है कि इसमें शब्दों का भी एक अजीब खेल खेला गया था। हाँ, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अजीब दलील दी। उन्होंने कहा कि सरकारी कागजों में, मतलब राजस्व रिकॉर्ड में, अरावली को जंगल लिखा ही नहीं गया है। तो क्या लिखा है? उसे लिखा गया है गैर मुमकिन पहाड़, जिसका सीधा सा मतलब है ऐसी पहाड़ी जमीन जिस पर खेती नहीं हो सकती। ये एक तरह से अंग्रेजों के जमाने का शब्द है। अच्छा। और इसी पुरानी लिखा पढ़ी को आधार बनाकर ये दावा कर दिया गया कि तकनीकी रूप से तो हरियाणा में अरावली जंगल है ही नहीं। तो हरियाणा का मॉडल है कानून को तोड़ मरोड़ कर अपना काम निकालना। राजस्थान में क्या हो रहा है? वहीं दूसरी तरफ राजस्थान मॉडल ज्यादा सीधा और हिंसक है, जिसे स्रोत माफिया राज कहते हैं। यहाँ खनन माफिया को स्थानीय विधायकों और मंत्रियों का खुला संरक्षण हासिल है। और अगर कोई अफसर कार्रवाई करे तो? जो पुलिस अधिकारी जैसे आईपीएस विकास कुमार इन पर नकेल कसने की कोशिश करते हैं, उनका राजनीतिक दबाव में तुरंत तबादला कर दिया जाता है। और ये सिर्फ तबादलों तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये लोग सरिस्का टाइगर रिजर्व जैसे राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं को भी बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहां खनन हो सके। हाँ, ताकि उसके बफर जोन में खनन के पट्टे दिए जा सकें। ये सीधे सीधे देश की प्राकृतिक विरासत पर हमला है। तो हमने ये समझ लिया कि मकसद क्या है और तरीका वारदात क्या है। अब उन चेहरों की बात करते हैं जिनके खिलाफ इन स्रोतों में सीधे सीधे सबूत पेश किए गए हैं। इस लिस्ट में पहला नाम किसका है? सबसे पहले नाम आते हैं उस वक्त के वन मंत्री राव नरबीर सिंह और तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के। इन पर आरोप है अपनी विधायी शक्तियों का दुरुपयोग करने और जंगल को खत्म करने की साजिश रचने का। मामला वही है, पीएलपीए संशोधन विधेयक 2019। तो एक वन मंत्री जिसका काम वनों को बचाना है, वो खुद ही जंगल खत्म करने का बिल लेकर आ रहा था। यही तो विडंबना है। एक वन मंत्री का संवैधानिक दायित्व वनों का संरक्षण करना होता है, उन्हें अधिसूचना मुक्त करना नहीं। और मुख्यमंत्री ने इसका बचाव किया। बिल्कुल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में इसका पूरा बचाव करते हुए कहा कि 120 वर्षों में स्थितियां बदल गई हैं और ये विधेयक समय की मांग है। लेकिन अदालत ने इस पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत रोक लगा दी। हाँ। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने सरकार को बहुत कड़ी फटकार लगाई। क्या कहा कोर्ट ने? उन्होंने पूछा, क्या आप खुद को सर्वोच्च मानते हैं? और कहा, आप जंगल को नष्ट कर रहे हैं, इसकी अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। मतलब कोर्ट का ये सीधा हस्तक्षेप ही सरकार की मंशा पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल। इस लिस्ट में अगला नाम तो हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक टेक्स्ट बुक केस लगता है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। बिल्कुल, और यहाँ मामला बहुत सीधा है। उनके चुनावी हलफनामे से पता चलता है कि रेवाड़ी के रामपुरा गांव में उनकी काफी बड़ी पैतृक जमीन है। और मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये जमीन भी पीएलपीए के तहत आती होगी। एकदम सही, ये अधिसूचित वन क्षेत्र है, यानी वहां कोई निर्माण नहीं हो सकता। अब आप खुद सोचिए, अगर वो पीएलपीए संशोधन पास हो जाता तो रातों रात उनकी उस जमीन की कीमत करोड़ों से अरबों में पहुंच जाती। ये तो सीधे सीधे अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए करने जैसा है। बिल्कुल। एक मिनट, ये तो मजाक जैसा लगता है। मतलब जो हरियाणा का पर्यावरण मंत्री था, जिसका काम पर्यावरण को बचाना था, उसी का खुद का फार्म हाउस एक संरक्षित जंगल में अवैध रूप से बना हुआ था। हाँ, इसे कहते हैं रक्षकी भक्षक। बिल्कुल यही। हम बात करें पूर्व पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल की। 2016 से 2019 तक वो इस पद पर थे, लेकिन फरीदाबाद के अनखीर गांव जो पीएलपीए के तहत संरक्षित वन है में उनका खुद का एक अवैध फार्म हाउस था। और उसका क्या हुआ? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के सख्त आदेशों के बाद प्रशासन को उनके फार्म हाउस को ध्वस्त करना पड़ा। क्या इस तरह का काम कानून की नजर में एक अपराध नहीं है? इसके लिए एक धारा है 256, जो खास तौर पे कहती है कि अगर कोई सरकारी अफसर जानबूझकर कानून तोड़ता है तो वो एक गंभीर अपराध है। इस कहानी के तार कॉर्पोरेट और राजनीतिक गठजोड़ तक भी जाते हैं। स्रोतों में वरिष्ठ भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई का भी जिक्र है। हाँ, दिल्ली गुड़गांव सीमा पर रजोकरी के पास वेस्ट एंड ग्रीन में उनका एक आलीशान फार्म हाउस है, जो अरावली रिज का हिस्सा है। और मामला तब और गंभीर हो जाता है जब हम देखते हैं कि 2019 में आयकर विभाग की छापेमारी में उनके पास 200 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित विदेशी संपत्ति का पता चला था। सही, और स्रोत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अरावली में रियल एस्टेट निवेश अक्सर काले धन को सफेद करने का एक जरिया बनता है। और इस गठजोड़ का सबसे पुराना और कुख्यात उदाहरण शायद कांट एन्क्लेव मामला है, जो भजनलाल प्रशासन से जुड़ा है। वो मामला दिखाता है कि ये खेल दशकों से कैसे चल रहा है। 1984 से 1992 के बीच भजनलाल सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने आर कांत एंड कंपनी नाम के एक बिल्डर को वन भूमि पर एक पूरी कॉलोनी बनाने की छूट दे दी। और यहाँ भी एक क्विड प्रो को यानी लेन देन का आरोप है। बिल्कुल। स्रोत एक परेशान करने वाले संयोग की ओर इशारा करते हैं,
जिस समय भजनलाल प्रशासन बिल्डर को ये छूट दे रहा था, ठीक उसी समय मुख्यमंत्री भजनलाल की 2 बेटियों को मुख्यमंत्री कोटे से गुड़गांव में कीमती प्लॉट आवंटित किए गए। और बाद में कोर्ट ने क्या किया? बाद में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता केस में इस पूरी कॉलोनी को ही अवैध घोषित कर दिया और अपनी टिप्पणी में साफ कहा कि राज्य ने बिल्डर के साथ मिलीभगत की और जनता को गुमराह किया। ये तो थे वो लोग जिन पर सीधे सीधे उंगली उठाई गई है, लेकिन स्रोत एक छाया सिंडिकेट की भी बात करते हैं, यानी वो लोग जिनकी भूमिका परोक्ष है लेकिन बहुत अहम है। ये वो मामले हैं जहां भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 यानी संगठित अपराध के तहत एक बड़ी जांच की मांग की जा रही है। इसमें सबसे चर्चित मामला तो शिकोपुर लैंड डील का है, जो रॉबर्ट वाड्रा और उस समय की हुड्डा प्रशासन से जुड़ा है। बिल्कुल। वरिष्ठ IAS अधिकारी अशोक खेमका ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि वाडा की कंपनी ने शिकोपुर में जमीन खरीदी, जिसके तुरंत बाद हुड्डा सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने नियमों को बदलकर उसे कमर्शियल लाइसेंस दे दिया। और लाइसेंस मिलते ही जमीन की कीमत आसमान छू गई और उससे कई गुना मुनाफे पर DLF को बेच दिया गया। ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला माना है। राजस्थान से भी ऐसे ही मामले सामने आते हैं। कामा की विधायक जाहिदा खान का नाम क्यों आता है? जब IPS अधिकारी विकास कुमार ने भरतपुर में अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया, तो कथित तौर पर विधायक जाहिदा खान ने राजनीतिक दबाव डालकर उनका तबादला करवा दिया। तो स्रोत ये सवाल उठाते हैं कि क्या एक विधायक द्वारा एक ईमानदार पुलिस अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने से रोकना संगठित अपराध को संरक्षण देना नहीं है? बिल्कुल यही सवाल है। और ये विरोधाभास तो कमाल का है कि राजस्थान के वन मंत्री पर भी वन विनाश में मदद करने का आरोप है। हाँ, संजय शर्मा जो अलवर से विधायक है और राजस्थान के वन मंत्री हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन की सीमाओं को खनन लॉबी के फायदे के लिए बदलवाने का समर्थन किया। यहाँ भी वही पैटर्न है, जो रक्षक है उसी पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये मामला सिर्फ राज्य स्तर तक ही सीमित है या इसके तार केंद्र तक भी जाते हैं? नहीं, इसके तार केंद्र तक भी जाते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यकाल में वन संरक्षण संशोधन अधिनियम FCAA 2023 पारित हुआ। और उसमें क्या था? उसमें अरावली की एक ऐसी परिभाषा मान ली गई जिसके अनुसार 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को संरक्षण से बाहर कर दिया गया। ये एक छोटा सा बदलाव अरावली के 90% से ज्यादा छोटी पहाड़ियों को खनन के लिए खोल देता है। और प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका पर भी कुछ सवाल उठाए गए हैं। हाँ, स्रोत प्रगति बैठकों के मिनट्स का हवाला देते हुए संकेत देते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अरावली में वन मंजूरियों में तेजी लाने के लिए ऊपर से निर्देश दिए गए। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये टॉप डाउन दबाव का नतीजा है, जहां विकास के नाम पर पर्यावरण नियमों को नजरअंदाज किया गया? बिल्कुल। और इस सब में नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी की क्या भूमिका थी? हाँ, उनके बिना तो ये संभव नहीं होता। 2 विभाग सीधे तौर पर इस सिंडिकेट के मददगार के रूप में सामने आते हैं। पहला, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट DTCP, जिसने वन भूमि पर अवैध रूप से भूमि उपयोग बदलने की अनुमति दी। और दूसरा राजस्व विभाग, जिसने रिकॉर्ड में हेरफेर कर जंगल को गैर जंगल दिखाया ताकि अदालतों को गुमराह किया जा सके। इतने सारे सबूतों और आरोपों के बाद एक आम नागरिक के मन में सवाल उठता है कि क्या इन लोगों को कभी सजा हो सकती है? क्या कानून में कोई रास्ता है? हाँ, स्रोत कुछ बहुत ठोस कानूनी रास्ते सुझाते हैं। जैसे कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन हो, जो PLPA संशोधन 2019 के पीछे की पूरी साजिश और कांद एनक्लेव जैसे मामलों की तह तक जाए। और उस संगठित अपराध वाले एंगल का क्या? उसके लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। इसके तहत खनन सिंडिकेट और उनके राजनीतिक संरक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है और उनकी संपत्ति तत्काल कुर्क की जा सकती है। और इसमें सजा का प्रावधान क्या है? इस धारा में आर्थिक अपराधों के लिए आजीवन कारावास, और अगर किसी की हत्या होती है, जैसे हरियाणा में DSP सुरेंद्र सिंह की हुई, तो मृत्युदंड तक का प्रावधान है। और उन नेताओं का क्या जिन्होंने सीधे सीधे अपने पद का फायदा उठाया, जैसे राव इंद्रजीत सिंह या विपुल गोयल? उनके लिए स्रोत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात करते हैं। ये कानून खास तौर पर ऐसे मामलों के लिए है जहां कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करता है। और पैसों की हेराफेरी के लिए? जब पैसों की हेराफेरी का मामला हो तो ED यानी प्रवर्तन निदेशालय PMLA कानून के तहत उनकी संपत्ति भी जब्त कर सकती है। क्या इन्हें चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है? बिल्कुल। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8A के तहत चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वो इन नेताओं को भ्रष्ट आचरण के लिए 6 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दे। और जो भयानक पर्यावरणीय नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? इसके लिए दुनिया भर में एक सिद्धांत है, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। यानी जिसने नुकसान किया है वही भरपाई करेगा। बिल्कुल। कांत एनक्लेव जैसी अवैध टाउनशिप के डेवलपर्स और उन्हें अनुमति देने वाले अधिकारियों से अरावली को फिर से हरा भरा करने की पूरी लागत वसूली जानी चाहिए। जरूरत पड़े तो उनकी निजी संपत्तियों की नीलामी करके ये राशि जुटाई जाए। तो इस पूरी पड़ताल का सार यह है कि यह लड़ाई सिर्फ कुछ पहाड़ों, पेड़ों और जानवरों को बचाने की नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल। ये लड़ाई भारत में कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ को बचाने की लड़ाई है। सही। दस्तावेज अंत में एक बहुत गंभीर चेतावनी देते हैं।
वो कहते हैं कि हमारी न्यायपालिका को अब पेरेंट्स पेट्रियाई यानी एक अभिभावक की भूमिका निभानी होगी और इस मामले में सख्ती दिखानी होगी। क्यों? क्योंकि अगर इन सफेद पोश अपराधियों को अभी नहीं रोका गया तो अरावली सिर्फ इतिहास की किताबों में एक तस्वीर बनकर रह जाएगी और पूरा उत्तर भारत एक रेगिस्तान बनने के कगार पर पहुंच जाएगा। आज की ये चर्चा हम एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं जिससे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। जब वो लोग जिन्हें कानून की रक्षा के लिए चुना गया है वे ही उसे तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार बना लें तो एक नागरिक के रूप में लोकतंत्र को बचाने की असली जिम्मेदारी किसकी? ये एक शोध रिपोर्ट है जिसका शीर्षक है अरावली के प्रहरी। अरावली के प्रहरी। जी, ये रिपोर्ट उन लोगों की, उन समूहों की कहानी बताती है जो इस उजड़ते हुए लैंडस्केप को बचाने के लिए डटकर खड़े हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं अरावली के योद्धा। बिल्कुल, अरावली के योद्धा। तो आज हमारी चर्चा का मिशन यही है, ये समझना कि ये योद्धा आखिर हैं कौन। शहरों के पढ़े लिखे एक्टिविस्ट से लेकर गांव के आदिवासी नौजवानों तक ये कैसे लड़ रहे हैं और उस औद्योगिक लालच और सरकारी बेरुखी के खिलाफ इनके तर्क क्या हैं। तो ये कहानी सिर्फ पहाड़ों के टूटने की नहीं है, ये उन लोगों के हौसले की भी है जो इन्हें बचाने के लिए खड़े हैं। बिल्कुल। और इस पूरी लड़ाई के बीचों बीच है 20 नवंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। हाँ, ये बहुत अहम है। एक ऐसा फैसला जिसे कई पर्यावरणविदों ने अरावली के लिए मौत का वारंट तक कह दिया है। मौत का वारंट? जी, इसी एक फैसले ने इस लड़ाई को एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। चलिए तो फिर इसे परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं शहरों से। ठीक है। जहां ये लड़ाई एक बिल्कुल नए अंदाज में लड़ी जा रही है। गुड़गांव, दिल्ली, जयपुर, यहाँ एक बहुत ही आधुनिक, एक सोफिस्टिकेटेड पर्यावरण आंदोलन खड़ा हुआ है। हाँ, और ये लोग डेटा, कानून और मीडिया को अपना हथियार बना रहे हैं और खनन लॉबी से सीधे भिड़ रहे हैं। और इस आंदोलन का चेहरा है अरावली बचाओ सिटीजन्स मूवमेंट। ये कोई एनजीओ नहीं है बल्कि पूरी तरह से आम नागरिकों का एक समूह है। अच्छा। इनका मकसद बहुत साफ है, अरावली को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक अखंड इकोसिस्टम की तरह बचाना। और इस मूवमेंट की एक बहुत ही मुखर आवाज है नीलम अहलूवालिया। वो पहले मीडिया में थी और अब एक तरह से पर्यावरण की योद्धा बन चुकी हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो पर्यावरण से जुड़ी मुश्किल बातों को आम लोगों तक ले जाती हैं। कैसे? वो अरावली वन वॉक या मॉन मार्च जैसे अभियान चलाती हैं। अच्छा। जिससे शहर का वो आम इंसान भी जुड़ पाता है जिसे शायद इकोलॉजी के जटिल डेटा से कोई मतलब ना हो। वो इसे एक नागरिक मुद्दा बना रही हैं। और उनका सबसे बड़ा तर्क उस 100 मीटर के नियम पर है जिसके खिलाफ ये सारी लड़ाई चल रही है। हाँ, वो नियम जो कहता है कि सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा और संरक्षण दिया जाएगा। इस पर नीलम अहलूवालिया का एक बहुत मशहूर बयान है, प्रकृति फीते पर काम नहीं करती। वाह, कितनी सीधी और कितनी गहरी बात है ना। मतलब आप प्रकृति को इंच टेप से नहीं नाप सकते कि 100 मीटर तक पहाड़ है और 99 मीटर पर नहीं है। बिल्कुल। उनका कहना है कि ये नियम असल में 90% अरावली के लिए एक डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र जैसा है। 90%? हाँ, क्योंकि अरावली सिर्फ ऊंची चोटियां नहीं है बल्कि छोटी छोटी पहाड़ियां, उनकी ढलानें और वो पूरा इंटरकनेक्टेड लैंडस्केप है। ये नियम उस पूरी निरंतरता को खत्म कर देता है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, उन्होंने कुछ एक्शन भी लिया है। बिल्कुल। उनके समूह ने ड्रोन से तस्वीरें लेकर अकेले नूह जिले में 16 जगहों पर अवैध खनन के सबूत इकट्ठा किए और एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने रखे। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार को पकड़ रहे हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन इन नागरिक आंदोलनों को वैज्ञानिक आधार कौन दे रहा है? क्योंकि कोर्ट में से भावनाएं नहीं, तथ्य चाहिए। बिल्कुल सही सवाल। यहाँ पर चेतन अग्रवाल जैसे स्वतंत्र पर्यावरण विश्लेषकों की भूमिका बहुत बहुत अहम हो जाती है। अच्छा। वो इस प्रतिरोध की अकादमिक रीढ़ हैं। उन्होंने ही सबसे पहले उजागर किया कि कैसे राज्य सरकारें एक परिभाषी खेल यानी डेफिनेशनल गेम खेल रही हैं। परिभाषी खेल? अच्छा। तो ये एक तरह का कागजी हेरफेर है। हाँ, मतलब रिकॉर्ड में जमीन की किस्म बदल दो ताकि खनन के लिए लाइसेंस देना आसान हो जाए। आपने सही पकड़ा। जिन जमीनों को रेवेन्यू रिकॉर्ड में गैर मुमकिन पहाड़ यानी खेती के लिए अयोग्य पहाड़ी लिखा गया है, सरकारें उन्हें बंजर जमीन बता देती हैं। जबकि वो है नहीं। बिल्कुल नहीं। चेतन अग्रवाल का रिसर्च बताता है कि ये बंजर नहीं बल्कि बेहतरीन जलग्रहण क्षेत्र हैं, जहां पानी जमीन में रिसता है और ये खुले जंगल हैं। और 100 मीटर का नियम इसी खेल को और खतरनाक बना देता है। वो कैसे? अग्रवाल समझाते हैं कि ये नियम पेडिमेंट्स को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। पेडिमेंट्स यानी पहाड़ियों की तलहटी का वो पथरीला, कम ढलान वाला हिस्सा। अच्छा। भूजल का 90% रिचार्ज इन्हीं पेडिमेंट्स में होता है, न कि खड़ी चोटियों पर। अरे, तो असली खजाना यानी पानी सोखने वाली जमीन तो तलहटी में है। हाँ, और ये नियम उसी को सुरक्षा के दायरे से बाहर कर रहा है। ठीक यही बात है। इसी तरह डॉक्टर गजाला शहाबुद्दीन जैसे पारिस्थितिकीविद बताते हैं कि इन निचली पहाड़ियों के कटने से वन्य जीवों के गलियारे टूट रहे हैं। और इसीलिए हमें खबरें सुनने को मिलती हैं कि गुरुग्राम की किसी सोसाइटी में तेंदुआ घुस आया। हाँ, क्योंकि उसका घर और रास्ता दोनों ही छीने जा रहे हैं। तो एक तरफ सड़कों पर आंदोलन है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक सबूत। इन दोनों को एक साथ कोर्ट में कौन लेकर जा रहा है? जाहिर है यहाँ वकीलों की भूमिका बहुत बड़ी होगी। बहुत बड़ी। और जब हम पर्यावरण कानून की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, MC मेहता। हाँ, ये नाम तो सुना है। उन्हें भारत में पर्यावरण कानून का पितामह कहा जाता है।
उनका 1985 का एक ऐतिहासिक केस था जिसने एहतियाती सिद्धांत यानी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की नींव रखी। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट से पर्यावरण को बड़े नुकसान का खतरा है तो आप वैज्ञानिक अनिश्चितता का बहाना बनाकर उसे मंजूरी नहीं दे सकते। अच्छा। मतलब पहले सबूत लाओ कि नुकसान होगा फिर रोकेंगे वाला रवैया नहीं चलेगा। अगर खतरा है तो पहले रोको। इसी सिद्धांत पर 2002 और 2009 में अरावली पर खनन पर बड़े प्रतिबंध लगे थे। तो एमसी मेहता ने 80 के दशक में ही वो नींव रखती थी जिस पर बाद की सारी कानूनी लड़ाइयां लड़ी गईं। बिल्कुल। आज इस मशाल को कौन आगे लेकर जा रहा है? आज ऋत्विक दत्ता जैसे वकील और उनका संगठन लाइफ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। वो एनजीटी में अरावली बचाओ सिटीजन्स मूवमेंट की तरफ से केस लड़ रहे हैं। दत्ता पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत यानी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का तर्क देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत? इसका मतलब है कि सरकार प्राकृतिक संसाधनों की मालिक नहीं बल्कि सिर्फ ट्रस्टी या कहें कि चौकीदार है। हाँ, और जनता के लिए इन संसाधनों की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। यानी सरकार इन पहाड़ों की मालिक नहीं, सिर्फ चौकीदार है। और यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि चौकीदारी चोरी में मदद कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा आरोप है और इस काम की उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी है। दत्ता को कथित तौर पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, जिसे कई लोग सरकार समर्थित बड़े प्रोजेक्ट्स को चुनौती देने का नतीजा मानते हैं। ये तो हुई दिल्ली के कोर्ट रूम और कॉन्फ्रेंस हॉल की बातें जो बहुत जरूरी हैं, लेकिन जहां असल में पहाड़ तोड़े जा रहे हैं उन गांवों में जमीन पर क्या हो रहा है? असली लड़ाई तो वहीं लड़ी जा रही होगी। बिल्कुल। और जब हम जमीनी लड़ाई की बात करते हैं तो राजस्थान के सीकर में एक नाम गूंजता है, कैलाश मीणा। वो पिछले 3 दशकों से नीम का थाना इलाके में अवैध खनन के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो प्रतिरोध का एक जीता जागता प्रतीक है और उन्होंने इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई है। मैंने रिपोर्ट में उन पर हुए हमलों का जिक्र पढ़ा था। हाँ, 2011 में लोहे की रॉड से लैस लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया, उनकी हड्डियां तोड़ दी गईं। अक्सर पुलिस पर उनकी एफआईआर दर्ज न करने के भी आरोप लगते हैं, जो साफ तौर पर खनन माफिया और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत की तरफ इशारा करता है। मतलब सच बोलने की ये कीमत चुकानी पड़ रही है। वो काम कैसे करते हैं? उनकी रणनीति बहुत सटीक है। वो सिर्फ नारेबाजी नहीं करते, वो आरटीआई यानी सूचना के अधिकार को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। वो सरकारी दस्तावेज निकालकर रॉयल्टी चोरी का पर्दाफाश करते हैं। उन्होंने सोटा नदी की तबाही का दस्तावेजीकरण किया है, जहां अवैध खनन ने नदी के तल को ही गायब कर दिया है। नदी का तल ही गायब कर दिया? हाँ। और जब हम राजस्थान में थोड़ा और दक्षिण की तरफ जाते हैं तो ये लड़ाई सिर्फ पर्यावरण की नहीं रहती। नहीं, ये आदिवासी पहचान की लड़ाई बन जाती है। बिल्कुल। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे। बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत इस लड़ाई की एक उग्र राजनीतिक आवाज है। जब ये 100 मीटर का नियम आया तो उन्होंने इसे सीधे सीधे एक आदिवासी विरोधी कदम बताया। आदिवासी विरोधी? हाँ, उनका तर्क है कि ये नियम भील समुदाय को उनकी पवित्र जमीन से बेदखल करके उसे कॉर्पोरेट को सौंपने की एक साजिश है। तो उनके लिए ये सिर्फ जमीन या पत्थर का टुकड़ा नहीं, ये उनकी पहचान, उनके... बिल्कुल नहीं, ये उनके इतिहास का हिस्सा है। सही। ठीक यही, भील समुदाय के लिए ये पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं, ये उनके पूर्वज हैं, उनके देवता हैं। रोत अपने प्रतिरोध को 1913 के मानगढ़ विद्रोह से जोड़ते हैं। मानगढ़ विद्रोह? जी, जहां गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों भीलों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी और सैकड़ों मारे गए थे। अच्छा। और ये सिर्फ भाषण नहीं है। दिसंबर 2025 में आदिवासी नौजवानों ने बांसवाड़ा की पहाड़ियों पर चढ़कर चोटियों पर नेजा यानी अपना आदिवासी ध्वज फहरा दिया। ये एक प्रतीकात्मक ऐलान था कि ये पहाड़ हमारे हैं। इस लड़ाई का एक और पहलू है जो दिल दहला देता है, धूल की महिलाएं। मैं राजस्थान के बुधपुरा गांव के बारे में पढ़ रहा था, जिसे अब विधवाओं का गांव कहा जाने लगा है। ये इस संघर्ष का सबसे दुखद मानवीय चेहरा है। बुधपुरा में पत्थर की खदानों में काम करने वाले पुरुष सिलिकोसिस नाम की बीमारी से मर रहे हैं। सिलिकोसिस? ये फेफड़ों की एक लाइलाज बीमारी है जो पत्थर की धूल में सांस लेने से होती है। रिपोर्ट में रीमा नाम की एक महिला की कहानी है। हाँ, रीमा के पति उमेश की 40 साल की उम्र में मौत हो गई। वो खून की उल्टियां करते हुए मरे। आज रीमा जैसी सैकड़ों महिलाएं सिर्फ मुआवजे और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही हैं। यहाँ के असली योद्धा ये औरतें हैं जो अपने पतियों को खोने के बाद अब अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रही हैं। ये तो दिल दहला देने वाली बात है। विकास की कीमत यहाँ औरतें अपने सुहाग से चुका रही हैं। लेकिन क्या ये महिलाएं सिर्फ पीड़ित हैं या वो विरोध भी कर रही हैं? अब वो चुप नहीं है, बिल्कुल नहीं। हरियाणा के राजावास गांव में घुघू जैसी महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर खनन का रास्ता रोक दिया। अच्छा। राजस्थान के जोधपुरा मोहनपुरा में संघर्ष समिति 988 दिनों से भी ज्यादा समय से एक सीमेंट प्लांट के खिलाफ धरने पर बैठी है। 988 दिन? जी, ये जमीनी प्रतिरोध की अद्भुत मिसालें हैं। लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ हमले और बीमारियां ही नहीं है, कुछ लोगों ने अपनी जान की कीमत चुकाई है। हाँ, और यहाँ हम डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की शहादत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। 19 जुलाई 2022। क्या हुआ था उस दिन? हरियाणा के नूह जिले में उन्हें अवैध खनन की खबर मिली। वो मौके पर पहुंचे और जब उन्होंने एक डंपर ट्रक को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने बिना सोचे समझे ट्रक सीधा उन पर चढ़ा दिया। ये अविश्वसनीय है। मतलब एक पुलिस ऑफिसर दिन दहाड़े सिर्फ अपना काम करने की कोशिश कर रहा है। हाँ। और माफिया उसे इस तरह कुचल देता है। ये तो सीधे सीधे सिस्टम को, कानून को खुली चुनौती है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये मेवात इलाके में खनन माफिया की ताकत
और उनकी दंड मुक्ति का प्रतीक थी। उनका नेटवर्क इतना मजबूत है कि पुलिस की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए उनके अपने स्पॉटर्स होते हैं जो हर नाके और हर गाड़ी की खबर रखते हैं। और ये कोई अकेली घटना नहीं है जैसा कि रिपोर्ट बताती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगस्त 2025 में रेवाड़ी में संजय नाम के एक वन रक्षक पर सिर्फ इसलिए बेरहमी से हमला किया गया क्योंकि उन्होंने खनिकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। यहाँ ये बात भी समझनी होगी कि जमीन पर ये वन रक्षक अक्सर निहत्थे होते हैं। बिल्कुल। मतलब आप एक निहत्थे सिपाही को एक संगठित और हथियारबंद गिरोह के सामने भेज रहे हैं, ये तो एक तरफा लड़ाई है ना। बिल्कुल, ये इस लड़ाई के असली खतरे को दिखाता है जहां राज्य के अपने कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं हैं। तो एक तरफ ये सारे योद्धा हैं, एक्टिविस्ट, वैज्ञानिक, वकील, ग्रामीण, आदिवासी महिलाएं और शहीद, और दूसरी तरफ है सरकार। सरकार का तर्क क्या है? वो ये 100 मीटर का नियम आखिर क्यों चाहती है? सरकार और पर्यावरण मंत्रालय MOEFCC का आधिकारिक तर्क ये है कि वो अस्पष्टता खत्म करना चाहते थे। वो अरावली के लिए एक समान परिभाषा और एक उद्देश्यपूर्ण मानदंड तय करना चाहते थे, ताकि ये साफ हो सके कि क्या पहाड़ हैं और क्या नहीं। हाँ। सुनने में तो ये तर्क सीधे लगते हैं कि एक साफ सुथरा नियम हो ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। हाँ, उनका कहना है कि इससे मुख्य और ऊंची पहाड़ियों को तो संरक्षण मिलेगा, लेकिन बाकी क्षेत्रों में सतत खनन यानी सस्टेनेबल माइनिंग की इजाजत दी जा सकेगी। उन्होंने तांबा और टंगस्टन जैसे रणनीतिक खनिजों का भी हवाला दिया है जिनका खनन राष्ट्रीय विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, ये तो वो सरकार का पक्ष। अब देखते हैं कि इन योद्धाओं का प्रतितर्क क्या है, जो कहीं ज्यादा वजनी लगता है। बिल्कुल। इसे 4 मुख्य बिंदुओं में समझते हैं। पहला, रिच का विखंडन। कार्यकर्ताओं का पहला और सबसे बड़ा तर्क यही है। वो कहते हैं कि अरावली एक शरीर की तरह है, एक निरंतर पर्वत श्रृंखला। 100 मीटर का नियम इस शरीर में जगह जगह छेद कर रहा है, जैसे स्विस चीज में होते हैं। तो हम पहाड़ नहीं बचा रहे हैं, बस कुछ ऊंची चोटियां बचा रहे हैं और बीच का सब कुछ खनन के लिए खुला छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और इससे वन्य जीवों के गलियारे हमेशा के लिए नष्ट हो रहे हैं। तेंदुए, लकड़बग्घे, सियार, इन सब जानवरों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। दूसरा बिंदु है हाइड्रोलॉजिकल आत्महत्या। हाइड्रोलॉजिकल आत्महत्या, ये एक बहुत भारी शब्द है। आसान भाषा में कहे तो हम अपने पानी का गला खुद ही घोट रहे हैं। कैसे? जैसा हमने पहले बात की, दिल्ली NCR का 70% भूजल रिचार्ज अरावली की निचली ढलानों और पेडिमेंट से होता है। 70%? हाँ। इन इलाकों में खनन की इजाजत देना मतलब उस स्पंज को ही नष्ट कर देना जो इस पूरे सूखे इलाके के लिए पानी सोखता है। तीसरा तर्क है रेगिस्तान का अवरोध। अरावली की निचली पहाड़ियां थार मरुस्थल से आने वाली धूल भरी आंधियों के खिलाफ एक प्राकृतिक दीवार है। बिल्कुल, दिल्ली NCR की पहली रक्षा पंक्ति। बिल्कुल, अगर आप इस दीवार की नींव ही खोद देंगे तो मरुस्थलीकरण को दिल्ली के दरवाजे तक आने से कोई नहीं रोक सकता। वाओ! मतलब एक तरफ हम ग्रेट ग्रीन वॉल बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो असली प्राकृतिक दीवार है उसे ही खोद रहे हैं। यही तो विरोधाभास है। ये तो अजीब है। और चौथा और आखिरी तर्क कानूनी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये 100 मीटर की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट के ही 2004 के गोदावरमन केस के आदेश का उल्लंघन है। अच्छा। उस आदेश में अरावली को उसकी ऊंचाई देखे बिना एक वन के रूप में संरक्षित किया गया था। तो ये नया फैसला अपने ही पुराने ज्यादा मजबूत फैसले को कमजोर कर रहा है। तो जब हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं तो ये अरावली के योद्धा एक बहुत ही दिलचस्प गठबंधन नजर आते हैं। से लेकर बांसवाड़ा के आदिवासी नौजवानों तक, गुरुग्राम के वैज्ञानिकों से लेकर बुधपुरा की विधवाओं तक, सब एक ऐसे विकास के मॉडल के खिलाफ एकजुट हैं जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला को सिर्फ पत्थर और बजरी का ढेर समझता है। बिल्कुल। और इसीलिए नवंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बहुत गंभीर मोड़ है, क्योंकि अरावली की परिभाषा को ही सिकोड़कर इस फैसले ने इन योद्धाओं से उनका सबसे शक्तिशाली कानूनी हथियार ही छीन लिया है। अब वो किस आधार पर कोर्ट जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। हाँ। लेकिन जैसा कि रिपोर्ट बताती है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। जयपुर में हजारों लोगों का विरोध प्रदर्शन, गुरुग्राम में बनी मानव श्रृंखला और संसद में राजकुमार रोत जैसे नेताओं के उग्र भाषण, ये सब बताते हैं कि प्रतिरोध की आग अभी बुझी नहीं है। अंत में नीलम अहलुवालिया के शब्द शायद इस पूरी लड़ाई का सार बता देते हैं। वो कहती हैं, अरावली पर्वतमाला केवल एक पहाड़ नहीं है, ये हमारी सुरक्षा कवच है। और ये सुरक्षा कवच अब टूट रहा है। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है। स्रोतों में हमेशा विकास और पर्यावरण के बीच एक संघर्ष दिखाया जाता है। हाँ, ये क्लासिक बहस है। लेकिन जब किसी इकोसिस्टम का विनाश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करोड़ों लोगों के पीने के पानी और सांस लेने की हवा पर सीधा हमला हो, तो क्या पर्यावरण संरक्षण और शहरी अस्तित्व के बीच की रेखा धुंधली नहीं हो जाती? तो सवाल ये है कि क्या अरावली की रक्षा अब सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा है या यह हमारे लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत बन चुकी है? एक ऐसी पर्वत श्रृंखला की कल्पना करें जो हिमालय से भी पुरानी है, लगभग 250 करोड़ साल पुरानी, और आज वो अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ रही है। आज हम अरावली पर्वतमाला के इसी संकट पर एक गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं। हमारे पास 3 खोजी रिपोर्टों का एक निचोड़ है, अरावली का कुरुक्षेत्र, अरावली का गुरिल्ला वॉरफेयर और खनन माफिया। तो आज हम समझेंगे कि ये संगठित लूट आखिर चल कैसे रही है, सरकारें कहाँ फेल हो रही हैं, और सबसे जरूरी आम लोग इसके खिलाफ कैसे लड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ी और उलझी हुई कहानी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। रिपोर्ट में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि अरावली को बचाने की पहली लड़ाई किसी कानून या अदालत ने नहीं बल्कि आस्था ने लड़ी थी। ये मंगल बनी मॉडल क्या है?
मंगल बनी फरीदाबाद के पास, मतलब एनसीआर का आखिरी बचा हुआ वर्जिन फॉरेस्ट है, एक अछूता जंगल। और इसकी खासियत यह है कि इसे किसी सरकारी कानून ने नहीं बचाया। इसे बचाया है गुदेरिया दास बाबा से जुड़ी एक लोक कथा ने और उससे पैदा हुए एक पवित्र भय ने। पवित्र भय, ये सुनने में बड़ा रोचक लगता है। हाँ, वहाँ का जो स्थानीय गुजर समुदाय है वो ये मानता है कि जंगल से एक टहनी तोड़ना भी दैवीय दंड को बुलावा देना है। ये वो मॉडल है जो दिखाता है कि जब समाज किसी संसाधन को बेचने की चीज, मतलब कमोडिटी नहीं बल्कि देवता मानता है, तो उसका संरक्षण अपने आप होता है। जब आसपास की सारी जमीन बिल्डरों को बेची जा रही थी, तब यही पवित्र भय माफिया के बुलडोजरों के सामने सबसे मजबूत दीवार बनकर खड़ा रहा। ये तो कमाल है कि आस्था ने वो कर दिखाया जो शायद कानून भी नहीं कर पाता। लेकिन क्या ये मॉडल आज के दौर में काफी है? क्योंकि 90 का दशक आते आते एक नया संकट खड़ा हो गया जो पर्यावरण से ज्यादा प्यास से जुड़ा था। बिल्कुल सही। यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जल पुरुष राजेंद्र सिंह और उनके तरुण भारत संघ के साथ उन्होंने लड़ाई का नजरिया ही बदल दिया। उनकी रणनीति बहुत सीधी और असरदार थी। वो गांव वालों के पास गए और कहा, ये खनन माफिया सिर्फ पहाड़ नहीं खोद रहा, ये दरअसल आपका कुआं खोद रहा है। मतलब उन्होंने मुद्दे को सीधे सीधे लोगों के अस्तित्व से जोड़ दिया। हाँ, उन्होंने एक 800 किलोमीटर लंबी अरावली बचाओ पद यात्रा निकाली। इससे इतना जबरदस्त जन दबाव बना कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर अरावली के संवेदनशील इलाकों में खनन पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। ये साबित करता है कि प्रशासन और अदालतें वो अक्सर तभी जागती हैं जब पर्यावरण के मुद्दे को सीधे पानी जैसी बुनियादी जरूरत से जोड़ा जाता है। लेकिन कानूनी पाबंदियों का असर तो उल्टा होता दिखता है। रिपोर्ट कहती है कि यहीं से खनन माफिया और भी ज्यादा संगठित हो गया। ये सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। मेरा मतलब है, इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन प्रशासन की नाक के नीचे कैसे हो सकता है? क्या यह बस कुछ ट्रक ड्राइवरों का काम है या इसके पीछे कोई पूरी व्यवस्था है? नहीं, ये कुछ ट्रक ड्राइवरों का काम बिल्कुल नहीं है। एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करने वाला संगठित सिंडिकेट है जो सिस्टम के बाहर नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर ही पल रहा है। इसकी पूरी एक संरचना है। अच्छा, वो क्या है? तो देखिए, सबसे निचले स्तर पर हैं स्पॉटर्स। ये स्थानीय युवा होते हैं जो थानों और खनन दफ्तरों के बाहर चाय की दुकानों पर बैठे रहते हैं। जैसे ही पुलिस या विभाग की कोई गाड़ी अपनी जगह से हिलती है, ये व्हाट्सएप ग्रुप पर एक अलर्ट भेज देते हैं और बस मिनटों में अवैध खनन कर रहे डंपर गायब हो जाते हैं। यानी जमीनी स्तर पर इनकी अपनी खुफिया एजेंसी काम कर रही है। हाँ, और इसके ऊपर हैं शैडो लीज होल्डर्स। ये लोग सरकार से मान लीजिए 1 हेक्टेयर जमीन पर खनन का लाइसेंस लेते हैं, लेकिन उसकी आड़ में आसपास की 10 हेक्टेयर सरकारी जमीन खोद डालते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में ये पकड़ में नहीं आता क्योंकि वैध खदान के बिल्कुल बगल में ही अवैध काम चल रहा होता है। और इस खोदे हुए माल को बाहर कैसे निकालते हैं? उसके लिए इनका परिवहन माफिया है। ये लोग जीपीएस सिस्टम को धोखा देते हैं और नंबर प्लेट रोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। एक ही डिजिटल पास, जिसे ई रवाना कहते हैं, उस पर रात भर में 10-10 ट्रक निकाल दिए जाते हैं। और इस पूरी चेन की सबसे जरूरी और खतरनाक कड़ी है व्हाइट वॉशर्स, यानी स्टोन क्रशर मालिक। व्हाइट वॉशर्स ये क्या करते हैं? ये अवैध पत्थर को अपने क्रशर पर लाकर तुरंत गिट्टी में बदल देते हैं। अब देखिए, एक बार पत्थर टूटकर गिट्टी बन गया तो उसका फोरेंसिक निशान मिट जाता है। अब कोई ये साबित नहीं कर सकता कि ये पत्थर किस पहाड़ी से आया है, वैध खदान से या अवैध। यहीं पर सारा काला माल सफेद हो जाता है। और इन सबको ऊपर से संरक्षण देती है इनकी वो नौकरशाही और राजनीतिक विंग, जो चुनावी फंडिंग और ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल से पूरे सिस्टम को काबू में रखती है। ये तो संस्थागत कब्जे यानी इंस्टीट्यूशनल कैप्चर का सटीक उदाहरण है, जहां कानून बनाने वाले और कानून तोड़ने वाले के बीच की रेखा ही मिट जाती है। बिल्कुल। और इनका काम करने का तरीका भी देखिए। लगभग 90% ब्लास्टिंग और खुदाई रात 2 से 4 बजे के बीच होती है। रात के 2 से 4 बजे? हाँ, उस वक्त सैटेलाइट और इंसान दोनों की निगरानी सबसे कमजोर होती है। और ये क्षेत्राधिकार का भी फायदा उठाते हैं। राजस्थान हरियाणा सीमा पर ब्लास्टिंग करेंगे और माल हरियाणा में भेज देंगे। जब तक दोनों राज्यों की पुलिस आपस में यह तय करती है कि केस किसका है, तब तक अपराधी गायब। ये तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। नवंबर 2025 में जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है। इस फैसले ने तो जैसे अरावली करे डेथ वारंट ही लिख दिया। हाँ, उस फैसले ने सुरक्षा कवच को पूरी तरह से भेद दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहाड़ी की परिभाषा ही तय कर दी। फैसले में कहा गया कि केवल वो भू आकृतियां जो स्थानीय धरातल से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हैं, उन्हें ही पहाड़ी माना जाएगा और संरक्षण दिया जाएगा। 1 मिनट, 100 मीटर? इसका मतलब जो पहाड़ी 99 मीटर की है वो कानूनी तौर पर पहाड़ी है ही नहीं। ये तो बहुत अजीब है। प्रकृति कोई इंच टेप लेकर तो काम नहीं करती। यही इसकी सबसे बड़ी वैज्ञानिक खामी है। देखिए, अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। इसे ऐसे समझिए कि अरावली एक बहुत पुराने मजबूत इंसान की तरह है जो वक्त के साथ बूढ़ा हो गया है। उसकी ऊंचाई कम हो गई है, लेकिन उसका तजुर्बा और अहमियत यानी पानी को सहेजना और भूजल को रिचार्ज करना कम नहीं हुआ है। पारिस्थितिकी के नजरिए से 90 मीटर की पहाड़ी भी वही काम करती है जो 110 मीटर की पहाड़ी करती है। तो इस परिभाषा का असर कितना भयानक हुआ? इसका असर चौंकाने वाला है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अपने आंकड़ों के मुताबिक इस एक परिभाषा के कारण राजस्थान की 91.3% अरावली पहाड़ियों को कानूनी रूप से सपाट भूमि मान लिया गया है। 51%? हाँ, रातों रात सिर्फ एक परिभाषा बदलने से हजारों पहाड़ कानूनी तौर पर गायब हो गए। वो अब खनन और रियल एस्टेट के लिए पूरी तरह से खुले हैं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब 90% से ज्यादा अरावली अब कानूनी सुरक्षा से बाहर है।
लेकिन रुकिए, रिपोर्ट में एक और कानूनी दांवपेच का जिक्र है, पार्ट डी खनिजों का चोर दरवाजा। ये क्या है? ये एक और बड़ा कानूनी झोल है। 2023 में सरकार ने खान और खनिज अधिनियम मतलब MMDR एक्ट में संशोधन करके महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की एक नई लिस्ट बनाई, जिसे पार्ट डी कहा गया। इसमें तांबा, लिथियम, कोबाल्ट जैसे खनिज आते हैं। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि सरकार और अदालतें एक तरफ तो कहती हैं कि संरक्षित क्षेत्रों में खनन नहीं होगा, लेकिन पार्ट डी खनिजों के खनन के लिए एक क्या कहते हैं संकीर्ण अपवाद छोड़ दिया गया है। और हम जानते हैं कि अरावली भारत का प्रमुख तांबा बेल्ट है, खिचड़ी की खदानें वही हैं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इस अपवाद का इस्तेमाल अरावली के सबसे घने और संवेदनशील जंगलों में भी खनन की इजाजत देने के लिए किया जा सकता है। तो इन सब बदलावों पर जब हंगामा हुआ होगा तो सरकार ने कुछ तो जवाब दिया होगा। हाँ बिल्कुल, सरकार ने 21 दिसंबर 2025 को एक PIB नोटिस जारी किया, जिसमें कई दावे किए गए। लेकिन जब उन दावों को रिपोर्ट में परखा गया तो वो खोखले नजर आए। जैसे कि पहला दावा था 90% अरावली सुरक्षित है। ये आंकड़ों की बाजीगरी है। असल में 91% से ज्यादा पहाड़ियां तो 100 मीटर वाली परिभाषा से ही बाहर हो चुकी हैं। सरकार उन बची खुची 8.7% पहाड़ियों के 90% हिस्से की बात कर रही है, पूरी अरावली की नहीं। ये नीति अरावली को एक लगातार चलने वाली श्रृंखला की जगह अलग अलग टापुओं में बदल देगी, जिससे जानवरों के आने जाने के रास्ते मतलब वन्यजीव गलियारे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और एक दावा था सतत खनन प्रबंधन योजना का, जिसके लिए झारखंड के सारंडा जंगल का उदाहरण दिया गया। सारंडा का उदाहरण देना ही अपने आप में एक मजाक है। सारंडा, जो कभी एशिया का सबसे घना साल का जंगल था, इसी सतत प्रबंधन के नाम पर हुए लौह अयस्क खनन से बर्बाद हो चुका है। सच तो यह है कि एक सूखी और नाजुक पर्वतमाला में सतत खनन अपने आप में एक विरोधाभास है। सरकार का एक और दावा था कि अछूते क्षेत्रों में पूर्ण प्रतिबंध है। ये दावा भी पार्ट डी खनिजों वाले अपवाद के कारण खोखला हो जाता है। यह अपवाद एक ट्रोजन हॉर्स की तरह है। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर अरावली के किसी भी हिस्से में खनन की अनुमति दे सकती है, जिससे यह प्रतिबंध लगभग बेमानी हो जाता है। और आखिरी दावा ड्रोन से निगरानी का। देखिए, समस्या तकनीक की नहीं, प्रशासनिक इच्छा शक्ति की है। हमारे पास सैटेलाइट आधारित MSS प्रणाली पहले से मौजूद है। रिपोर्ट बताती है कि इस सिस्टम से मिले 950 खनन अलर्ट में से सिर्फ 80 पर कार्रवाई हुई। असली समस्या यानी क्रशर पर होने वाली व्हाइट वॉशिंग का तो इस नोटिस में कोई जिक्र तक नहीं है। तो अगर सिस्टम इस तरफ फेल हो रहा है तो एक आम इंसान क्या करे? क्या हमारे आपके पास कोई रास्ता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, और यहीं पर रिपोर्ट कुछ बहुत ही कारगर गुरिल्ला रणनीतियां बताती है, जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। गुरिल्ला रणनीतियां, ये तो बहुत दिलचस्प है। पहली क्या है? टाइम मशीन की तरह है। आप किसी भी इलाके की मान लीजिए 2010 की सैटेलाइट तस्वीर की तुलना 2025 की तस्वीर से कर सकते हैं। गायब हुई पहाड़ी की पहले और बाद की तस्वीरों का एक कोलाज बनाइए। ये कोर्ट में कैसा अकाट्य सबूत होता है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। वाह, मतलब तकनीक आम नागरिक के हाथ में एक हथियार बन सकती है। और दूसरी रणनीति? दूसरी है कानूनी सर्जिकल स्ट्राइक। आमतौर पर लोग पुलिस के पास FIR लिखाने जाते हैं, जो अक्सर लिखी नहीं जाती। इसके बजाय सीधे मजिस्ट्रेट के पास BNSS की धारा 223, जो पहले CRPC 200 थी, उसके तहत निजी शिकायत दर्ज करें। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मजिस्ट्रेट पुलिस को बाईपास कर सीधे जांच का आदेश दे सकता है। यह प्रशासनिक आनाकानी की दीवार तोड़ने का एक बहुत असरदार कानूनी हथौड़ा है। और तीसरी रणनीति तो मेरी पसंदीदा है, वॉलेट स्ट्राइक। ये क्या है? ये माफिया के आर्थिक नब्ज पर चोट करना है। NCR में घर खरीदने वाला हर व्यक्ति बिल्डर से निर्माण में इस्तेमाल हुई गिट्टी और पत्थर का सोर्स सर्टिफिकेट मांग सकता है। ये रेरा कानून के तहत उनका अधिकार है। अगर बिल्डर ये नहीं बता पाता कि उसने माल कहां से खरीदा है, तो उसे उपभोक्ता अदालत में घसीटा जा सकता है। सच कहूं तो मैंने कभी घर खरीदते वक्त ये सोचा ही नहीं कि इसमें लगी गिट्टी कहां से आई है। ये तो पूरी सोच बदलने वाली बात है। हर खरीदार अगर ये करने लगे तो माफिया की तो कमर ही टूट जाएगी। बिल्कुल। इसके साथ ही सामुदायिक स्तर पर एक और शक्तिशाली हथियार है, ग्राम सभा का वीटो, जिसे हम नियमगिरी मॉडल भी कह सकते हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सभाओं को यह अधिकार है कि वे अपने इलाके में किसी भी खनन प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित करें। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के नियमगिरी मामले में यह साफ किया है कि ग्राम सभा का फैसला किसी भी मंत्रालय की मंजूरी से ऊपर है। और अंत में सबसे जरूरी, नैरेटिव की लड़ाई। हाँ, शहरों में रहने वाले लोगों को शायद पहाड़ से उतना सीधा जुड़ाव महसूस ना हो, लेकिन अपनी प्यास से जरूर है। लड़ाई को पहाड़ से पानी पर लाना होगा। लोगों को यह समझाना होगा कि अरावली की सिर्फ 1 हेक्टेयर भूमि हर साल 20 लाख लीटर पानी जमीन में रिचार्ज करती है। नारा होना चाहिए, अरावली हटेगी तो दिल्ली प्यासी मरेगी। ये एक ऐसा नैरेटिव है जो शहरी मध्यम वर्ग को भी इस लड़ाई से जोड़ सकता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से साफ है कि अरावली एक दोराहे पर है। 2025 के कानूनी बदलाव एक डेथ वारंट की तरह है और सरकारी दावे एक कागजी ढाल हैं जो डायनामाइट की हकीकत को छिपा रहे हैं। हाँ, और अब अरावली को बचाने की जिम्मेदारी लगभग पूरी तरह से नागरिक प्रतिरोध पर आ गई है। समाधान किसी एक तरीके में नहीं, बल्कि इन सभी रणनीतियों के एक मिलीजुले इस्तेमाल में है, जिसमें कानूनी समझ, तकनीक, सामुदायिक शक्ति और एक असरदार कहानी सब कुछ शामिल हो। रिपोर्ट में एक बात कही गई है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन की। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार इन पहाड़ों, नदियों, जंगलों की मालिक नहीं, सिर्फ चौकीदार है जिसे ये विरासत अगली पीढ़ी को सौंपनी है।
लेकिन ये पड़ताल हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। क्या होगा जब चौकीदार ही चोर से मिल जाए? तब उस भरोसे की हिफाजत कौन करेगा? एक कल्पना कीजिए, आपका लोकतंत्र आपका घर है। अब सवाल ये है कि क्या आप काम पर जाते समय अपने घर का मेन दरवाजा मतलब खुला छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं है ना। तो फिर हम अपने सामूहिक घर यानी अपने लोकतंत्र को लेकर इतने बेफिक्र कैसे हो जाते हैं? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसका शीर्षक है ई समाधान, नागरिक के हथियार और ताकत। आज की हमारी इस खास चर्चा का मिशन ये समझना है कि कैसे एक आम नागरिक टेक्नोलॉजी और सही जानकारी का इस्तेमाल करके एक डिजिटल योद्धा बन सकता है और सिस्टम से सीधे सवाल पूछ सकता है। ये सिर्फ शिकायत करने के बारे में नहीं है, ये निराशा से एक्शन की ओर जाने का एक पूरा रोड मैप है। तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी यात्रा एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल से शुरू होती है। स्रोत के लेखक ने अरावली को बचाने का बीड़ा उठाया और उनके मन में पहला ख्याल यही आया, मैं अकेला क्या कर सकता हूं। ये एक ऐसा डर है जो हम सबको कभी ना कभी महसूस होता है। लेकिन यहां जो कमाल की बात हुई वो ये थी कि उन्होंने इस डर को एक शक्तिशाली विश्वास से बदल दिया। और वो विश्वास था, कानून भीड़ नहीं देखता, वो सबूत देखता है। इसका मतलब है कि एक अकेला इंसान भी अगर सही तथ्यों और तर्कों से लैस हो तो वो पूरी की पूरी व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। ठीक है, तो ये जुनून से ज्यादा रणनीति की बात है। लेकिन सबूत इकट्ठा करना, सही सवाल पूछना, ये सब एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल लग सकता है। ऐसा लगता है जैसे किसी भूल भुलैया में घुस गए हों। क्या स्रोत इसके लिए कोई फ्रेमवर्क, कोई सोचने का तरीका बताता है? बिल्कुल, और यहीं से ये चर्चा प्रैक्टिकल होनी शुरू हो जाती है। स्रोत एक बहुत ही प्रभावी मानसिक मॉडल देता है, OWDA। OWDA। हाँ, ओडा। ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। इसे अमेरिकी सेना ने लड़ाई की रणनीति के लिए बनाया था, पर यह नागरिक सक्रियता के लिए एकदम परफेक्ट है। ओडा लूप यानी OODA, इसका मतलब क्या हुआ? तो ओडा का मतलब है ऑब्जर्व यानी अवलोकन करें, ओरिएंट यानी विश्लेषण करें, डिसाइड यानी निर्णय लें, और एक्ट यानी कार्य करें। ये सिर्फ शिकायत करने से आगे जाने की एक साइकिल है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहला है ऑब्जर्व। हाँ, ऑब्जर्व। मान लीजिए आपके मोहल्ले की सड़क टूटी हुई है, तो सिर्फ सोशल मीडिया पे शिकायत मत कीजिए, उसकी तस्वीरें लीजिए, वीडियो बनाइए, GPS लोकेशन नोट कीजिए। ये आपका कच्चा माल है, आपका सबूत है। तो देते हैं, आप पता लगाते हैं क्या ये सड़क नगर निगम के दायरे में है या PPW के? क्या ये किसी गारंटी पीरियड में थी? क्या यहाँ सेवा के अधिकार कानून का उल्लंघन हो रहा है? ये सोचने के बजाय कि सरकार कुछ नहीं करेगी, आप ये विश्लेषण करते हैं कि सिस्टम में कहाँ और कैसे दबाव डालने से नतीजा मिलेगा। बिल्कुल सही। इस विश्लेषण के बाद आता है तीसरा कदम, डिसाइड। अब जब आपके पास सबूत और संदर्भ दोनों हैं, तो आप कार्यवाही की योजना बनाते हैं। क्या मुझे RTI लगानी चाहिए, या केंद्र के CPG RMS जैसे ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर जाना चाहिए, या फिर एक कानूनी नोटिस भेजना ज्यादा असरदार होगा? और अंत में आता है एक्ट यानी कार्यवाही करना। आप अपनी योजना पर अमल करते हैं। लेकिन ये लूप है, मतलब ये यहाँ खत्म नहीं होता है ना? यही सबसे जरूरी बात है। एक्ट करने के बाद आप वापस पहले कदम ऑब्जर्व पर लौटते हैं। आप देखते हैं कि सरकार ने आपकी कार्रवाई पर क्या प्रतिक्रिया दी, क्या जवाब आया, क्या कोई एक्शन लिया गया, और फिर आप उस नई जानकारी के साथ फिर से ओरिएंट, डिसाइड और एक्ट करते हैं। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है जो सिस्टम पर दबाव बनाए रखता है। ये ओडा लूप का फ्रेमवर्क तो बहुत दमदार है, लेकिन एक आम इंसान एक्ट कैसे करेगा? मतलब रणनीति तो है, पर हथियार कहाँ से आएंगे? क्या स्रोत में इन नागरिक हथियारों का भी जिक्र है? बिल्कुल, और यहीं पर स्रोत कुछ बहुत शक्तिशाली कानूनी हथियारों की बात करता है। इसमें सबसे बड़ा और सबसे जरूरी हथियार है सूचना का अधिकार, यानी RTI अधिनियम 2005। ये कानून आपको सरकार से कोई भी जानकारी मांगने, उनकी फाइलों का निरीक्षण करने और यहां तक कि उनके काम के सैंपल लेने का भी अधिकार देता है। लेकिन RTI का नाम सुनते ही तो लोगों को महीनों का इंतजार और सरकारी दफ्तरों के चक्कर याद आते हैं। क्या ये वाकई उतना प्रभावी है जितना सुनने में लगता है, या ये सिर्फ कागज पर ही शेर है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत इसी का जवाब देता है। एक RTI का असर इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसे लिखा कैसे है। स्रोत कहता है कि सड़क खराब क्यों है, जैसे अस्पष्ट और भावुक सवाल मत पूछिए। ऐसे सवालों को अधिकारी आसानी से गोलमोल जवाब देकर टाल देते हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है सीधे और सटीक जानकारी मांगना। सवाल ऐसे पूछिए जिसका जवाब हाँ या ना में या फिर किसी दस्तावेज के रूप में ही दिया जा सके। जैसे ये पूछने के बजाय कि सड़क क्यों टूटी, आप पूछिए कृपया इस सड़क के निर्माण के लिए जारी हुए टेंडर की प्रमाणित प्रति प्रदान करें, और इस सड़क की माप पुस्तिका यानी मेजरमेंट बुक की सभी एंट्रीज की प्रमाणित प्रति दें। हमेशा प्रमाणित प्रतियां मांगे, क्यों? क्योंकि वे अदालत में सबूत का काम करती हैं, और मेजरमेंट बुक वो दस्तावेज जिसमें लिखा होता है कि कितना सीमेंट, कितनी बजरी इस्तेमाल हुई। जब आप ये मांगते हैं तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो जाती है। अच्छा, तो RTI जानकारी निकालने का हथियार है, लेकिन अगर जानकारी मिलने के बाद भी काम न हो तो उस लेटलतीफी का क्या इलाज है? उसके लिए दूसरा हथियार है लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम। ये कानून लगभग हर राज्य में है, और ये नौकरशाही की लेट लतीफी का सीधा इलाज है। ये कानून कहता है कि हर सरकारी सेवा, जैसे जाति प्रमाण पत्र बनवाना,
पानी का कनेक्शन लेना या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना एक तय समय सीमा के अंदर पूरी होनी चाहिए। और अगर वो अधिकारी उस समय सीमा में काम नहीं करता तो उस पर हर दिन के हिसाब से जुर्माना लगता है, जो सीधा उसकी सैलरी से कटता है। क्या बात है। और वो जुर्माना आवेदक को मुआवजे के तौर पर मिलता है। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रावधान है जो अधिकारियों को जवाबदेह बनाता है। इसके अलावा राजस्थान संपर्क या केंद्र के CPGRMs जैसे ऑनलाइन पोर्टल हैं जो आपकी शिकायत को सीधे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में लाते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर मामले को दबाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये कानून और पोर्टल एक तरह से सिस्टम में चेक और बैलेंस बनाते हैं। लेकिन स्रोत में जिस चीज को अलादीन का चिराग कहा गया है वो कुछ और ही है, गूगल जेमिनी 3.0। ये सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक पूरा पर्सनल असिस्टेंट है ना? ये सब कुछ कैसे बदल देता है? ये वाकई में सब कुछ बदल देता है। स्रोत गूगल जेमिनी 3.0 को सिर्फ एक चैटबॉट नहीं बल्कि एक संज्ञानात्मक इंजन यानी कॉग्निटिव इंजन कहता है। ये आपका निजी सलाहकार, आपका वकील, आपका रिसर्चर, यहाँ तक कि आपका IAS अधिकारी भी बन सकता है। आप इसे जैसा निर्देश देंगे ये वैसा ही व्यवहार करेगा। मल्टी मॉडल AI। हाँ, इसे मल्टी मॉडल AI कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो सबको एक साथ समझ सकता है और उन पर काम कर सकता है। ठीक है, एक AI जो टेक्स्ट और इमेज समझता है ये तो हमने सुना है, लेकिन स्रोत में इसके कुछ ऐसे इस्तेमाल बताए गए हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है, जैसे जेमिनी लाइव फीचर। ये क्या है और ये एक आम नागरिक के लिए कैसे फायदेमंद है? जेमिनी लाइव एक पारंपरिक वॉइस असिस्टेंट जैसे सीरी या एलेक्सा से बहुत आगे है। आप इससे ऐसे बात कर सकते हैं जैसे आप किसी इंसान, किसी एक्सपर्ट से फोन पर बात कर रहे हो। और सबसे खास बात यह है कि आप इसे बातचीत के बीच में टोक सकते हैं। टोक सकते हैं मतलब अगर वो लंबा जवाब दे रहा है तो आप कह सकते हैं रुको रुको, मुझे बस उस कानून की धारा का नंबर बताओ, और वो तुरंत रुककर आपकी नई बात का जवाब देगा। ये एक सामान्य स्वाभाविक बातचीत जैसा अनुभव देता है। वाह, ये तो कमाल है। लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल यूज केस? स्रोत में वो पुलिस स्टेशन वाला उदाहरण वाकई आंखें खोलने वाला था। हाँ, वो इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। मान लीजिए आपको पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज करवानी है और आपको डर है कि अधिकारी आपकी बात नहीं सुनेंगे या आपको टाल देंगे। आप घर बैठे जेमिनी लाइव को कमांड दे सकते हैं, तुम एक ऐसे पुलिस अधिकारी बनो जो FIR दर्ज करने से मना कर रहा है और मैं तुम्हें कानूनी जवाब दूंगा। एक मिनट, मतलब मैं घर पर ही पुलिस वाले से बहस करने की प्रैक्टिस कर सकता हूँ? बिल्कुल। जेमिनी शायद एक थके हुए पुलिस वाले की तरह कहेगा, अरे साहब अभी लंच पर हैं, कल आना। और आप जवाब दे सकते हैं, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी जजमेंट के अनुसार किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर आपको तुरंत FIR दर्ज करनी होगी। ये अभ्यास, ये सिमुलेशन आपको वास्तविक स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। सोचिए, घर पर सोफे पर बैठकर ही आप पुलिस स्टेशन जाने की घबराहट को आधा कर सकते हैं। सही बात है। आधे से ज्यादा लड़ाई तो आत्मविश्वास की ही होती है, जो अक्सर ऐसी जगहों पर जाने से पहले ही खत्म हो जाता है। ये तो दिमागी तैयारी के लिए हो गया, लेकिन तथ्यों और सबूतों के लिए स्रोत में डीप रिसर्च नाम के एक और टूल का जिक्र है। ये क्या भला है? डीप रिसर्च आपका पर्सनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। ये सिर्फ एक गूगल सर्च नहीं है जो आपको 10 लिंक दे दे। ये एक स्वचालित एजेंट है जिसे आप एक काम सौंपते हैं और वो आपके लिए घंटों तक इंटरनेट खंगालता है, जानकारी को व्यवस्थित करता है और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करता है। मतलब ये सिर्फ गूगल पर पहले पेज के लिंक नहीं दिखाएगा, बल्कि मेरे लिए एक पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार कर देगा। ये कैसे काम करता है? हाँ बिल्कुल, स्रोत में जल जीवन मिशन का उदाहरण दिया गया है। आप इसे कमांड दे सकते हैं, राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत पिछले 3 वर्षों का बजट और वास्तविक खर्च का विवरण निकालो और इससे संबंधित भ्रष्टाचार की कोई भी खबर या कैग की ऑडिट रिपोर्ट ढूंढो। जेमिनी आपको पहले अपनी योजना बताएगा कि वो सरकारी वेबसाइट्स, अखबारों के आर्काइव्स और ऑडिट रिपोर्ट्स को खंगालेगा। आप उस योजना को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल भी सकते हैं और कुछ ही मिनटों में वो आपको सभी स्रोतों और आंकड़ों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर दे देगा। ये काम करने में एक इंसान को कई दिन लग सकते हैं। तो अविश्वसनीय। तो जेमिनी रिसर्च कर सकता है, बातचीत की प्रैक्टिस करा सकता है, लेकिन उस असली काम का क्या जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं? ड्राफ्टिंग, यानी कानूनी नोटिस या शिकायत लिखना। उसके लिए स्रोत में कैनवस और जेम्स का जिक्र है। कैनवस एक तरह का गूगल डॉक है जहां आप और AI मिलकर काम करते हैं। आप कानूनी नोटिस का पहला ड्राफ्ट लिखते हैं और फिर उसके किसी भी हिस्से को हाईलाइट करके जेमिनी से कह सकते हैं, इस पैराग्राफ को और ज्यादा सख्त और कानूनी भाषा में लिखो, या इसमें फला कानून की धारा का उल्लेख जोड़ो। ये एक सहयोगी लेखन प्रक्रिया है। और ये जेम्स क्या है? ये तो और भी एडवांस लगता है। जेम्स आपको जेमिनी का अपना खुद का एक्सपर्ट वर्जन बनाने की सुविधा देता है। आप एक RTI एक्सपर्ट जेम बना सकते हैं। इसके लिए आप जेम मैनेजर में जाकर उसे कुछ निर्देश देते हैं, जैसे तुम एक वरिष्ठ RTI कार्यकर्ता और वकील हो, तुम हमेशा RTI अधिनियम 2005 की विशिष्ट धाराओं का हवाला देते हो। तुम्हारा लक्ष्य सरकारी बहानेबाजी को काटते हुए सटीक जानकारी निकलवाना है। तुम्हारी भाषा विनम्र लेकिन दृढ़ होगी। इसका मतलब है कि जब भी मुझे RTI लिखनी हो, मैं बस इस RTI एक्सपर्ट जेम को खोलूंगी और ये सामान्य जेमिनी से कहीं बेहतर और सटीक ड्राफ्टिंग करेगा, क्योंकि ये मेरे दिए गए खास निर्देशों के हिसाब से ही काम करेगा। एकदम सही। ये ऐसा है जैसे आपने एक खास काम के लिए एक एक्सपर्ट को ट्रेनिंग दे दी हो जो हमेशा आपके लिए तैयार है।
स्रोत ये भी बताता है कि आप इसकी मल्टी मॉडल क्षमताओं का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1000 पन्नों की कोई पीडीएफ जैसे कोई बजट या टेंडर का दस्तावेज अपलोड करके सेकंडों में उसका विश्लेषण करवा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं इस दस्तावेज में उन क्लॉजों को ढूंढो जहां ठेकेदार को काम में देरी के लिए दंडित करने का प्रावधान है। ये काम जो एक पूरी लीगल टीम हफ्तों में करेगी वो सेकंडों में हो सकता है। और जनता की राय बनाने के लिए भी कुछ है? हाँ, उसके लिए नैनो बनाना जैसा इमेज जनरेशन टूल है। आप विरोध प्रदर्शन के लिए पोस्टर बना सकते हैं। जैसे कमांड दें, एक टूटी हुई भारतीय सड़क की यथार्थवादी तस्वीर बनाओ जिसपे व्यंग्यात्मक रूप से स्मार्ट सिटी लिखा हो। इन तस्वीरों का इस्तेमाल ट्विटर पर अधिकारियों को टैग करने के लिए किया जा सकता है। ये एक पूरी लीगल टीम, एक रिसर्च विंग और एक मीडिया हाउस की शक्ति एक ही आप में देने जैसा है। ठीक है, ये सारे टूल्स अलग अलग तो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इनकी असली ताकत इन्हें एक साथ इस्तेमाल करने में है, एक एकीकृत वर्कफ्लो में। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सभी उपकरण अलग अलग नहीं हैं। वे एक ऐसा वर्कफ्लो बनाते हैं जिससे एक आम नागरिक भी बहुत जटिल समस्याओं का समाधान कर सकता है। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने या शिकायत लिखने तक सीमित नहीं है। यह एक पूरी रणनीति को अमल में लाने की प्रक्रिया है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। स्रोत में जो सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया गया है, क्या हम उस वर्कफ्लो को स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं ताकि सुनने वालों को पता चले कि ये सब असल में कैसे काम करता है? जरूर, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। चरण 1, ऑब्जर्व। सबसे पहले आपके मोहल्ले की नई नवेली सड़क जो पहली बार इसमें टूट गई, आप उसकी तस्वीरें और वीडियो लेते हैं। ठीक है, मेरे पास अब सबूत है। अब क्या? चरण 2, डीप रिसर्च। अब आप जेमिनी का डीप रिसर्च टूल इस्तेमाल करते हैं और उससे पूछते हैं भारतीय सड़क कांग्रेस, इंडियन रोड्स कांग्रेस के मानकों के अनुसार इस तरह की सड़क की मोटाई और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री का अनुपात क्या होना चाहिए। आपको कुछ ही मिनटों में तकनीकी मानक मिल जाते हैं। चरण 3, आरटीआई ड्राफ्टिंग। अब आप अपने बनाए हुए आरटीआई एक्सपर्ट जेम का उपयोग करते हैं। आप उसे नगर निगम से उस सड़क की माप पुस्तिका यानी मेजरमेंट बुक और गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट यानी क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट मांगने के लिए एक सटीक आरटीआई लिखने को कहते हैं। मान लीजिए 15-20 दिन बाद आरटीआई का जवाब आ गया, एक 50 पन्नों की पीडीएफ में। अब मैं इसका क्या करूं? चरण 4, एनालिसिस। अब आप उस पीडीएफ को जेमिनी में अपलोड करते हैं और पूछते हैं इस रिपोर्ट और मेरे द्वारा दिए गए आईआरसी मानकों के बीच विसंगतियां ढूंढो। क्या सामग्री की मात्रा मानकों के अनुसार है? जेमिनी सेकंडों में उस पीडीएफ को स्कैन करके आपको बता देगा कि रिपोर्ट के अनुसार 10 इंच मोटाई होनी थी, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ 6 इंच सामग्री हुई है। वाह, तो अब मेरे पास सिर्फ शक नहीं बल्कि पक्का सबूत है। और आखिरी कदम? चरण 5, एक्ट। अब जब भ्रष्टाचार का सबूत आपके हाथ में है तो आप जेमिनी से सतर्कता विभाग यानी विजिलेंस डिपार्टमेंट के लिए एक मजबूत शिकायत का मसौदा तैयार करवाते हैं। आप उस शिकायत और सबूतों को सोशल मीडिया पर भी साझा करते हैं और संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों को टैग करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक आम नागरिक को सबूत इकट्ठा करने, उसका विश्लेषण करने और सही जगह पर चोट करने की शक्ति देती है। हाँ, ये भावनाओं पर आधारित विरोध से आगे बढ़कर तथ्यों पर आधारित कार्रवाई है। स्रोत के शब्दों में ये एक प्रदर्शनकारी को एक वादी यानी लिटिगेंट में बदल देती है। तो आखिर में ये सब क्या मायने रखता है? इन सब बातों का निचोड़ क्या है? स्रोत का निष्कर्ष बहुत शक्तिशाली है। वो कहता है कि हम एक संवर्धित नागरिक यानी दी ऑगमेंटेड सिटीजन की युग में प्रवेश कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमें एक लाचार और निष्क्रिय पीड़ित से एक सक्रिय और शक्तिशाली डिजिटल योद्धा में बदल रही है। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि मुझे कानून नहीं पता या मेरे पास समय नहीं है। जब आपके पास एआई की शक्ति है तो एक असरदार आरटीआई ड्राफ्ट करने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। मतलब जानकारी और टूल्स की कमी अब कोई बाधा नहीं रही। बिल्कुल नहीं। अंतिम लक्ष्य 100% लोकतांत्रिक साक्षरता हासिल करना है। और स्रोत के अनुसार साक्षरता का मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है, बल्कि अपनी सरकार से जवाब मांगना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है। जब हर नागरिक की जेब में एक एआई वकील और एक एआई रिसर्चर होगा, तभी लोकतंत्र वास्तव में जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन बनेगा। ये सिस्टम पर एक ऐसा निवारक दबाव बनाता है कि अधिकारियों को कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। चिंतनशील स्वर में यह भविष्य की एक बहुत ही उम्मीद भरी तस्वीर है, लेकिन स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चुभने वाले सवाल पे खत्म होता है। लेखक को इस बात का अफसोस है कि भारत के पास अपना जेमिनी स्तर का एआई नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि जबकि हम नागरिक सशक्तिकरण के लिए इन शक्तिशाली विदेशी उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी राष्ट्रीय डेटा संप्रभुता और आत्मनिर्भरता का क्या? जब भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई जीत ली जाएगी, तो क्या अगला सवाल यही होगा कि हमारे डेटा और हमारी समस्याओं से जो एआई विकसित हो रहा है, उसका नियंत्रण और उसका पैसा किसके पास जा रहा है? परिंदे पंखों में तेरे खुद की हवा है,
दवा बनाने वाले पहले जख्म को सुना है। साबुत है तू मौसम हो चाहे जैसा जान ले, कोई साथ हो तो शुक्रिया खुद को ही मान ले। कोशिश तेरी सांस सांस छूटे तो मलाल नहीं, पूरा था झोंका खुद को काफी है ख्याल यही। दौड़ा है पहले भी हदों से आगे अनजाने मोड़ों पर, दम वो पुराना याद कर बंदे नामुमकिन कोई काम नहीं। ये रास्ता जो है मंजिल से बड़ा है, जरा संभल जा राह छोटी जहाँ है। नीम जो बोया तो मिलेगा ना, मुकता बस वही है बीज जो गड़ा है। आसानी की सुंदर राह उलझन का जाल है, खुद को संवारूं तो सब होता क्यों बहाल है। अनजानी गलियों में कांटों पे फूल पलते हैं, शर्तिया जन्नत के रास्ते वहीं से खुलते हैं। चलना गिरना संभलना है, गाना थिरकना है, दुनिया के तमाशे में करते तमाशा चलना है। भीड़ का शोर तेरे सर पे ना चढ़ने दे, तेरी ठंडक से हवा का रुख तू बदलने दे। तैयार 3/4 भी तो कूदा मैदान में, इंतजार फजीलत का रख मत तू ध्यान में। मुश्किलें न दीवारे ईंटे ये शब्दों की, उनसे कहाँ पे कहानी और कहाँ नहीं। सूरत बदलती है सीरत को थाम ले, बदला न बदले तुझे क्या अपना मुकाम ले। अंधेरे में भी तू वही इंसान रहना, झूठ के डर से अच्छा सच की जुबान रहना। लिखा है दीवारों पे दीवार न बन जाना, एक सजा एक गलती की रोज ना निशान रहना। मुसीबत के हाथ नहीं जो तेरी जान ले, चलती है जबान पर हाथ जो अपने काम ले। जब सब दिन के भी भारी तो भाग जा, नहीं शुरुआत कर। जान नहीं देना बात ये तू जान ले, वक्त वो जादूगर कचरे को खाद करे। बुरा वक्त कैसे ठहरे क्यों तू विषाद करे। दिन ये तेरा तू जी ले, रात को सुलझाया फेंक। मरकज़े आगाही का एहसास क्या है देख, कभी भी न करना नींद से समझौता, चादर को तान ले और सो जा। रुकती थी महाभारत भी उस ढलते सूरज पे, फिक्र छोड़ कल के सूरज की, कल के सूरज पे। आसानी की सुंदर राह उलझन का जाल है, खुद को संवारूं तो सब होता क्यों बहाल है। अनजानी गलियों में कांटों पे फूल पलते हैं, शर्तिया जन्नत के रास्ते वहीं से खुलते हैं। चलना गिरना संभलना है, गाना थिरकना है, दुनिया के तमाशे में तमाशा चलना है। भाग 5 मास्टरमाइंड। इसका खुलासा
चैनल पर इसके तुरंत बाद वाले वीडियो में किया गया है। धन्यवाद।